स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्सपायरी का दिन है। एक्सपेक्ट किया था हमने कि थोड़ी सुस्ती कमजोरी आ सकती है और बिल्कुल वैसा ही आपको होते हुए दिख रहा है। थोड़ा ग्लोबल क्यूज भी सुस्त इस समय है और थोड़ा बिकवाली का प्रेशर। तो 3 दिनों की बढ़िया तेजी के बाद अच्छी रिकवरी जो कल हमने देखी थी, उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि भारतीय बाजार पर ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव है, बट इस दबाव में भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार ने होल्ड करें। तो कैसे रहेगा आखिरी 1.5 घंटा ट्रेड का, किन लेवल्स पर होगी एक्सपायरी, डेटा क्या कह रहा है और आपको कहां पर रखनी है नजर, आइए समझते हैं। अनिल जी भी हमारे साथ तैयार हैं। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप। गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल। 3 महीने तेजी होने के आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल। 3 महीने तेजी होने की, मंदी होने के बाद 1 महीने तेजी होने के आसार है। तो 3 दिन तक लगातार तेजी होने के बाद एक दिन रुक नहीं सकते, बनता है। हाँ, तो और बढ़िया है बाजार, जितना रुक रुक कर चल रहे मौका उतना बढ़िया है। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आज बाजार कमजोर है, चलो ये सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार जल्दी से पहले बड़ी बातें बता दें बाजार की। गिरावट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है, अब लगभग 125-150 पॉइंट नीचे है निफ्टी और 17,600 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का हाल है, लगभग 250 पॉइंट का नुकसान बैंक निफ्टी में है, 41,375 के आसपास। और सेंसेक्स कमजोर है, लगभग 450 अंक नीचे इस वक्त आपको दिखेगा। और बाकी जो एक्शन है वो मैं बता दूं आपको। खरीदारी जो है थोड़ी बहुत वो मेटल्स में है, एकमात्र मेटल ही है जो बाजार को रोक के रखा है। बाकी ऑटो कमज़ोर है, एफएमसीजी कमज़ोर है, सरकारी बैंकों में नुकसान है, आईटी, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो आधा से लेकर 1.25% तक कमज़ोर है। डाउ फ्यूचर्स 30-40 पॉइंट नीचे, कोई खास नहीं। और यूरोप के बाजार 1/4 से .5% तक के कमज़ोर है। तो ग्लोबल मार्केट्स में हल्की फुल्की कमज़ोरी और सुस्ती है, ऐसा पैनिक और दबाव नहीं है। वही रुझान आपको डाउ फ्यूचर्स भी दिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार आज ढंग ढंग से प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब दो चीज़ें जी जो जिस वजह से, एक वीकली एक्सपायरी है, और आपको याद होगा बड़े दिनों बाद मैं आज सुबह कह भी रहा था आपको कि वीकली एक्सपायरी के दिन हमने वायदा कारोबार के संकेत कोशिश रखे हैं, क्योंकि पुट कॉल रेशियो आपका दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी पर 1.25 के आसपास है, 1.27 के आसपास, जो थोड़ा सा हायर साइड पर। बाजार उतने हल्के रहे नहीं जितने हल्के थे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दीप कि जहाँ हम आगे हैं वो बड़े क्रूशियल लेवल पर है। निफ्टी 17,600 के करीब है और क्लोजिंग हमें इसी के ऊपर चाहिए, इसके नीचे नहीं। सो क्लोजिंग के लिए अगले 1.5 घंटे ये चैलेंज नहीं कि हम कितना बढ़ते हैं कितना घटते हैं, चैलेंज ये है कि 17,600 के ऊपर होल्ड हो पाते हैं या नहीं। अगर 17,600 के नीचे बंद होते हैं तो मामला थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इन द सेंस कि ठीक नहीं है वो, बहुत खराब तो नहीं, लेकिन 17,600 आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है। 17,575 आज हमने इसीलिए दिया था इंट्राडे और क्लोजिंग, वो होल्ड होना चाहिए। बैंक निफ्टी उस लेवल से अभी भी काफ़ी दूर है। बैंक निफ्टी के लिए वो स्टॉप लॉस का लेवल 41,000 बनकर आता है। सो 41,000 से तो अभी भी आप काफ़ी दूर है। उसके पहले अभी 41,350, उसके बाद 41,250 और 41,103 और सपोर्ट है अभी तो बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी उतना कमज़ोर होगा नहीं, ये संकेत दिख रहा है। तीसरी चीज़ जो दीप आज के ऑब्जर्वेशन में अभी तक का जो आपको ध्यान होगा, सुबह सुबह जैसे ही मार्केट खुला हमने एक ही बात की, 3 सेक्टर लीडर आज दबाव में दिखे बिना किसी वजह के, रिलायंस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, राइट। तो वो सुबह सुबह पहले मिनट में आपको संकेत आ गया कि आज इंडेक्स हैवी वेट में, इंडेक्स को लेकर कहीं कहीं बिकवाली का प्रेशर बनाया जा रहा है, और वो होता हुआ दिखा भी है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स भी आपने सुबह यूज करे थे। वो सुबह सुबह स्क्रीन देख के ही समझ में आ गया कि नहीं तो बिना किसी रीजन के आपको रिलायंस कब 1% नीचे खुलते हुए नजर आता है, कब आईसीआईसीआई बैंक 1% नीचे खुलता है, या कब टीसीएस 1% नीचे खुलता है। तो वो तीनों ही इंडेक्स के हेवीवेट स्टॉक्स अगर आपको एक साथ 1% नीचे खुलते हुए दिखे, इसका मतलब क्लियर कट है कि इंडेक्स पर दबाव बनाने का आज इरादा है ही, और वो होता हुआ दिखा है। बट एनीवे कोई खास चिंता की बात नहीं है। सो अभी तक बैंक निफ्टी से तो हम रिस्क की लेवल से बहुत दूर हैं, निफ्टी पर हम जरूर रिस्क लेवल के नज़दीक है। 17,600 थोड़ी देर में डेटा मेरे पास आएंगे। मेरा ये मानना है ये अभी तक के लिहाज से बाइंग रेंज है, 17,600 के आसपास लेना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से फेवरेबल है। सो मैं बजाय यहाँ पर बेचने के खरीदने के पक्ष में रहूँगा। अगर डाउ फ्यूचर्स में हल्की भी रिकवरी के संकेत आए तो तुरंत आपको इन लेवल्स के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। और अगर लगता है डाउ फ्यूचर्स थोड़े और कमज़ोर हो रहे हैं और 17,600 के तोड़ने की कोशिश निफ्टी करे, तो फिर हम 2:30 बजे देखेंगे एक बार डेटा और 3:20 पे देखेंगे। अदरवाइज डाउ फीचर्स के लिहाज से थोड़ा सा मन बना करके एक नज़र आपकी वहाँ होनी चाहिए। अगर वहाँ पर स्टेबिलिटी रिकवरी के संकेत आए तो ये अच्छा लेवल है जहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। कल भी यहीं से घूमे थे और आज भी। तो यहाँ पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, मौका देख के खरीदेंगे। अब डिसाइड यही करना है कि अभी लेना है, 2:30 बजे लेना है, 3:20 पे लेना है। गॉट इट।
तो स्ट्रैटेजी भी थोड़ी देर में एनालिसिस समझा ही देंगे, डेटा की भी बात करेंगे, मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आइए तब तक नुपुर और अरमान से करते हैं बातचीत और जान लेते हैं बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही कुछ खबरों वाले शेयर्स भी। गुड आफ्टरनून नुपुर, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से बाजार के? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले KDDL जहां पे आज बोर्ड बैठक है, डिविडेंड पर विचार करने वाला है, तो ये स्टॉक आज फोकस में। REC की बात करें तो यहाँ पे मार्केट बोरिंग प्रोग्राम के चलते प्रपोजल कंसिडर करेगा बोर्ड आज के दिन, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। दोनों ही स्टॉक पे आज नजर रहेगी। कल की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है जनवरी के महीने का, जहाँ बाजार की नजर रहेगी। डिविडेंड के चलते हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज कल फोकस में रहेंगे, क्योंकि बोर्ड बैठक है दोनों ही कंपनी की, जहां पे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड विचार करेगा, तो ये दोनों स्टॉक्स पर नजर रहेगी। अजंता फार्मा जहां पे बायबैक के प्रस्ताव को मंजूरी पर कल बोर्ड विचार करने वाला है, तो ये स्टॉक भी कल फोकस में रहने वाला है। कैप्री ग्लोबल की बात करें तो यहाँ पे जो राइट्स इशू है वो कल बंद हो जाएगा। 27 फरवरी से ये ओपन हुआ था और जो 10 मार्च को खत्म होने वाला है। प्राइस देखेंगे तो 475 रुपीज़ की, और जो करीबन 3 करोड़ शेयर्स राइट्स के अंदर दिए गए हैं। श्री गणेश रेमेडीज जहाँ पे 8.5 लाख पार्टली पेड राइट्स इशू राइट्स जो शेयर्स हैं वो कल लिस्ट हो जाएंगे, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो एक्सचेंजेस से ये कंपनी डी लिस्ट हो जाएगी कंप्लीटली। फिलहाल रिलायंस और ACRC ने इसे एक्वायर किया हुआ है, तो पूरी तरह से ये डी लिस्ट होती दिखेगी आपको। ग्लोबल से जापान से जो बैंक ऑफ वहाँ के जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी जो आज से मीटिंग चालू हुई है वो कल खत्म हो जाएगी और पॉलिसी अनाउंसमेंट होगा, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। यूके की बात करें तो Q4 का GDP डेटा सामने आने वाला है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी यूरोपियन बाजार के लिए। US से बात करें तो जॉब्स डेटा जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला है वो आएगा, तो यहाँ पर भी नजर रहेगी फरवरी के महीने से। तो ग्लोबल से भी काफ़ी सारे मैक्रो डेटा आते दिखेंगे, जहाँ पर रिएक्शन आपको दिखेगा। सोमवार की बात करें तो फरवरी के महीने का CPI डेटा हमारे यहाँ का आएगा, तो यहाँ पर नजर रहेगी। गेल जहाँ पे बोर्ड बैठक है, अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी विचार करेगी। इसके अलावा नैल्को, उसकी भी बोर्ड बैठक है, डिविडेंड के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। सन टीवी जहाँ पर कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर सकती है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। यस बैंक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉक इन SBI का स्टेक वो खत्म हो जाएगा 13 मार्च के दिन, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। VRL लॉजिस्टिक्स जहाँ पे कंपनी ने जो बायबैक अनाउंस किया था वो उसकी प्रक्रिया सोमवार के दिन ओपन हो जाएगी। 13 तारीख से ओपन होगी, 27 मार्च तक ये ओपन रहेगी। शेयर्स देखें तो करीबन 9.25 लाख शेयर्स यहाँ पे दिए गए, और जो प्राइस है टेंडर ऑफर के थ्रू 700 रुपये की रखी गई है। IPO ग्लोबल सर्विसेज जो ओपन होगा 13 तारीख को, 15 तारीख को बंद हो जाएगा। शेयर्स देखें तो 1.1 करोड़ है, प्राइस बैंड 133 से 140 रुपये का है, और जो इशू साइज है वो करीबन 155 करोड़ का। तो IPO भी मंडे से एक आने वाला है नया IPO आने वाला है। कई सारे और ट्रिगर्स भी हैं जहां पर बाजार की नज़र है, और कुछ फंड रेजिंग के एक्शन भी हो रहा है। आज भी थोड़ा एक्शन हो चुका है। क्या है खबरें और कहां पर हुई हैं कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स, आइए समझते हैं। अरमान है तैयार। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी, सबसे पहले पावर ग्रिड पे अपडेट आता हुआ दिखा है, जिसमें राजस्थान में वो ट्रांसमिशन लाइन के लिए उन्होंने जो है बोली जीती है। 765 kV DC के जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए जो है बोली जीती है। पावर स्टॉक्स पर आपको ओवरऑल भी ध्यान रखना है, क्योंकि पावर मिनिस्टर के बयान आते हुए दिखे। उन्होंने कहा है कि अप्रैल में अगर आप बिजली की मांग देखेंगे तो 1420 जो BU है वो रहने की संभावना है, और उसी के साथ साथ NTPC को अप्रैल मई के दौरान लगभग 5 गीगावाट गैस आधारित जो प्लांट को चालू रखने के आदेश भी दिए हैं। GR इंफ्रा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार हाईवे प्रोजेक्ट के लिए वो L1 बिडर घोषित हुए हैं, और ये प्रोजेक्ट की अगर आप देखेंगे लगभग 1250 करोड़ का जो है ये प्रोजेक्ट है। स्टार हेल्थ फरवरी में यहाँ पर अपडेट आता हुआ दिखा है। कुल ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम जो है वो 13% बढ़कर आती हुई दिखी है। अपोलो पाइप यहाँ पर 14 मार्च को फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कई सारी जो है ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें अगर आप बड़ी ब्लॉक डील्स में अगर आप होम फर्स्ट है, जिसमें लगभग 8% के आसपास के इक्विटी का सौदा हुआ है, लगभग 69 लाख शेयर्स जो है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 10% इक्विटी, लगभग 67 लाख शेयर्स। सिप्ला 14 लाख शेयर्स, और डेल्टा कॉप लगभग 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये हैं आपके आज की सारी खबरें। और बड़ी ब्लॉक डील आज सुबह सुबह हमने होम फर्स्ट में होती दिखी थी। स्टॉक अभी भी 7-8% नीचे। डेल्टा कॉप में भी अच्छी ब्लॉक डील हुई, 10 लाख शेयर्स की। स्टॉक 1% की गेन होल्ड कर रहा है, तो थोड़ा मिला जुला कारोबार बन रहा है। इंडेक्सीज में कमजोरी है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ठीक ठाक हो रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन बाजार में होता हुआ दिख रहा है, और 17,625 के आसपास निफ्टी है, 41,400 के आसपास बैंक निफ्टी। मैं सोच रहा हूँ कि आजकल वैसे भी स्टॉक से कॉल तो कम ही आ रहे हैं, इंटरेस्ट भी लोगों का कम ही है। देखो सब लोग आ तो गए हैं शो करने, तन से
लेकिन मन किसी का है किसी का नहीं है। कुछ कुछ लोग 2-2, 3-3, 4-4 दिन की छुट्टी मना कर आ रहे हैं। करेक्ट। कुछ होली मना कर आ रहे हैं, कुछ अभी भी होली के माहौल में, किसी का गला खराब है, किसी का मन खराब है। तो चलिए, ऐसा कुछ नहीं है जैन साहब, नहीं है, गलत है ऐसा? ठीक है अनिल जी, आप देखो एक तरह, हाँ सॉरी, चेहरा भी चमक रहा होली के बाद, आपने तो बोला ही था उस दिन। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आई मुझे, हम सुन नहीं पाए बराबर, शायद आपके ऑडियो में कुछ। चेहरा भी चमक रहा है, आपने बोला था होली के बाद कुछ ज्यादा ही नहा लिया या ज्यादा ही साफ कर लिया चेहरा। तो आपको इतनी देर में पता नहीं चला कि ये मैंने किसके लिए बोला था? लेकिन जैन साहब ने एक्सप्लेनेशन दिया, इसका मतलब जैन साहब के भी मन में कहीं कहीं कुछ तो ऐसा चल रहा है जो मैंने पकड़ा है सही। तो चलिए फिर एक पोल करवाते हैं। इस पोल में बाकी सबको भाग लेना कंपलसरी है। जैन साहब को भी है, जैन साहब को भी कर लेते हैं। अच्छा, पहले बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में पोल करूँ। जी बंसल जी बोलिए। अनिल जी एक चीज भूल गया आप, किसी का अनिल जी नेटवर्क खराब है। एक दिन हुई पिछली रात की बारिश की वजह से अनिल जी, 12 घंटे पहले हुई बारिश की वजह से किसी का नेटवर्क भी खराब है अनिल जी। इतना मूड काम का नहीं है अनिल जी लोगों का। बारिश में तो जो कुछ भी खराब चीजें होती है वो धुल जाती है, साफ हो जाती है। इसलिए बारिश की वजह से नेटवर्क खराब वाला बहाना इस बार तो ठीक है जैन साहब, अगली बार नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा बताइए, आप में से कौन कौन मानते हैं कि 17,600 के ऊपर आज क्लोज होगा? अभी 17,627 में स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ। 17,600 के ऊपर क्लोज मानने वाले कितने लोग हैं? जैन साहब, हुमांशु जी, कुणाल जी, ओके। अच्छा बंसल जी मेजोरिटी आ गए। अच्छा अकेले सुमित जी आपके हिसाब से 17,600 होल्ड नहीं हो पाएगा, नीचे होगा, ठीक है, ओके। तो ये 4 लोग हैं जो सबसे पहले देखो जैन साहब ने हाथ कर रखे हैं, जबकि जैन साहब तो फंडामेंटल है। तो मतलब 17,600 के नीचे की क्लोजिंग दिख नहीं रही है, कम से कम ये संकेत है हमारे पैनल पर। सुमित जी आपको 17,600 के नीचे दिख रहा है थोड़ा? अनिल जी मेरे को लग रहा है कि कल 17,600 का लेवल टूटा तो थोड़ा गिरावट और गहरा सकती है। तो चांसेस है कि लास्ट 1 घंटे के अंदर ये लेवल टूटे और नीचे के लेवल देखने को मिले। कि बाकी लोगों को लग रहा है कि 17,600 होल्ड हो पाएगा। तो आखिरी 1.5 घंटे में देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाएगा। मैं तो 17,600 की हूँ। 17,600 मैं तो 17,600 के नीचे नहीं बंद होगा उस कैंप पे। ठीक है, चलिए, तो कॉन्फिडेंस है। मेरा तो वोट उस तरफ है। ठीक है सर। हाँ, क्या हो सकता है कि इन्होंने सुना हो कि मैं बोल भी रहा था 17,600, तो सोचा कि अलग बोलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो बिना किसी दबाव के आप कह रहे हैं ना, मतलब ऐसा तो नहीं ना, मेरी ओपिनियन तो नहीं सुनी ना आपने? हाँ कुणाल जी? बिल्कुल नहीं अनिल जी, मैंने आपकी ओपिनियन तो नहीं सुनी, लेकिन आपकी टिप्पणी जरूर सुनी थी अनिल जी। अभी आपने कहा कि कुछ लोगों का शो पर आने का मन था, कुछ का मन नहीं था। तो अनिल जी किसका मन था और किसका नहीं था, अनिल जी थोड़ा क्लियर कर दें। तो जी थोड़ा 2 लोगों का मन खास तौर से मुझे ज्यादा लगा शो पे आने का, और बाकी का नहीं लगा बिल्कुल। तो एक तो दीप है और दूसरे आप समझ ही गए कौन है। बाकी 5 लोगों का नहीं लगा। दीप आपका तो मन मैंने पूरा देखा शो में, आपने किसका देखा? आपका। बस ठीक है। बाकी 5 लोगों का थोड़ा कम लगा। चलिए आइए बढ़ते आगे, कुछ और बड़े एक्शन पर फोकस करते हैं। भारत में जो एप्पल का कामकाज है, खाने वाले सेब नहीं, एप्पल फ़ोन वाले, उनका जो कामकाज है उसका फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये फोकस क्यों और कैसे बढ़ रहा है, आइए आपको उसकी थोड़ी जानकारी दी जाए। नूपुर हमारे साथ है, सारी डिटेल्स लेकर। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, कंपनी का फोकस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंडिया में एप्पल के प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और पिछली तिमाही के जब नतीजे आए थे तो ओवरऑल बेसिस पे देखेंगे तो एप्पल इंक के जो नतीजे आए थे वहाँ पे 5% की गिरावट थी, लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको डबल डिजिट की ग्रोथ दिखी थी। इनफैक्ट रिकॉर्ड लेवल पे जो भारत से आय आती है वो इस बार पिछले तिमाही में कंपनी ने रिपोर्ट किया था। अब ये खबरें निकल के आ रही है सामने कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है एप्पल इंक का, वहाँ पे मैनेजमेंट की रीशफलिंग हो सकती है। बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं और जिस हिसाब से रिटायरमेंट हुआ था जो इंडिया हेड और जो मिडल ईस्ट के हेड है, उनके बाद
अब कुछ नाम सामने आए हैं जो ये कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि पिछले रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने कहा है कि जो सेल्स इंजन है, जो सेल्स इंडिया को एक सेल्स रीजन बनाया जा सकता है जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन नहीं सेल्स पर भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी कंपनी ने टाई अप किया हुआ है और जो प्रोडक्शन के जो की सप्लायर्स है वो भी अब इंडिया में आने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल कंपनी में जो रिटायर्ड हुए थे एसमिन साहब, उनको वो जो हेड करते थे इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका रीजन को, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। इसलिए इन सारे रीजन को हेड करने के लिए इंडिया के जो मौजूदा अभी फिलहाल इंचार्ज है आशीष चौधरी साहब, वो इस पूरे रीजन को हेड करने वाले और रीशफलिंग यहाँ पर आपको दिखेगी। तो सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, सेल्स रीजन भी इंडिया को बनाया जा सकता है एक बहुत बड़ा, और जो हेड करेंगे वो हमारे इंडिया के हेड होंगे इन सारे रीजन को। तो डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा रहा है, सेल्स रीजन भी इंडिया को बनाया जा सकता है एप्पल की तरफ से। एप्पल का बड़ा फोकस बन रहा है, ये इंटरेस्टिंग खबर आई है। और हमने ऑलरेडी देखा है कि प्रोडक्शन भी इन्होंने भारत में बढ़ा दिया सिग्निफिकेंटली, नए आईफोन्स भी भारत में मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं और अब एक की ग्रोथ मार्केट बन रही है एप्पल के लिए भारत। तो ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। ऑफ कोर्स रिसेंटली हमने देखा है कि एप्पल के मार्केट शेयर गेन्स में भी भारत में बढ़त आती दिखी, तो इंटरेस्टिंग खबर लेकर आ रही है। एंड ऑफ कोर्स आगे जाकर जॉब क्रिएशन के लिए, इकॉनमी के लिए इंटरेस्टिंग खबर भी है। रेडिंगटन को एक बार देख लेते हैं। हालांकि ऑफ कोर्स जब भी एप्पल की बात होती है तो थोड़ा रेडिंगटन पर फोकस आ जाता है, बट अदरवाइज कुछ ज़्यादा खास इस काउंटर में आज हो नहीं रहा है। बट इंटरेस्टिंग खबर लेकर आए हैं ऊपर, नंदलेस इस पर रखना है फोकस। आइए कुछ स्टॉक्स की बात की जाए जहां पर आपको थोड़ा एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। सुबह से स्टील स्टॉक्स थोड़े बजिंग हैं। JSW स्टील, सिटी साहब भी बात कर ही रहे थे इसकी, थोड़ा एक्शन में इस समय दिख भी रहा है। 1% की गेन होल्ड कर रहा है। वीक बाजार में भी इसने अपने लेवल्स को होल्ड किया, कुछ ज़्यादा एक्शन दिखाया नहीं बट लेवल्स को होल्ड भी करा है। सुमित जी एक बार जरा JSW स्टील का चार्ट देखें सर। 682 का लेवल एक बार डिप आया था बट वापस डिप के बाद ऊपर आया काउंटर। दीपांशु देखो अभी तेजी तो बन नहीं रही स्टॉक के अंदर, क्योंकि पिछले 8 दिनों से स्टॉक के अंदर एक रेंज में ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है, जिसके अंदर स्टॉक का ऊपर में जो रेजिस्टेंस बना है 685 690 का बना है और नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट बन रहा है वो 660 665 का बन रहा है। तो आज स्टॉक ने अपर बैंड टेस्ट किया है, चैनल का अपर रेंज टेस्ट किया है। अभी 685 से 690 का लेवल तोड़ेगा तभी इसके अंदर फ्रेश बाय बनेगा। जब तक ये लेवल ऊपर में नहीं टूटेंगे तब तक इसमें फ्रेश खरीदारी एक बार नहीं बनती है। और नीचे में ये 670 का लेवल टूटा तो 660 650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए, ट्रेड एक बार नहीं करना चाहिए लॉन्ग साइड में। ऑब्जर्व करें, ट्रेड नहीं करें, बट नजर रखें इस काउंटर पर। थोड़ा मूवमेंट आ रहा है, थोड़ा मूवमेंट कमेंट्स पर भी आते हुए दिख रहा है। इस चार्ट पर भी रखें नजर, एक्शन में ये काउंटर भी आ रहा है। चुनिंदा मेटल स्टॉक्स भी फोकस में। बालाजी एमाइंस आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जरा इसको पुल अप करिए। 3-3.25% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। जैन साहब, बालाजी एमाइंस जरा देखें, कुछ एक्शन इसमें बन रहा है, कोई रीजन इसकी वजह से या फिर ऐसी थोड़ा रोटेशन है इसलिए काउंटर आज फोकस में? कुछ तो देखिए मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा परफॉर्म कर रहे हैं और ये स्टॉक देखिए मैं गलत पढ़ा हूं, पहले बहुत ज्यादा सही पड़ा था, 2 फिगर से आज 3 फिगर तक पहुंच गया स्टॉक और उसके बाद से देखिए ऑलमोस्ट ये 3800 के लेवल से करेक्ट होते होते इन लेवल्स पे आ गया। और रीजन था कि भाई पास में जो चाइना +1 या केमिकल स्टॉक्स और एमाइन स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे थे, ये भी कर रहा था। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े से हल्के आए दिसंबर वाले, उसकी वजह से भी करेक्शन देखने को मिला। बट अब ऐसा लगता है कि नीचे एक बेस बना हुआ है, 2100-2200 का एक रेंज है जो कि बेस हो सकता है, यहाँ से एक बाउंस दे। तो मेरे हिसाब से देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो होल्ड करना चाहिए, बाकी एक बाउंस पे एक प्ले के हिसाब से मानना चाहिए। और न्यूज फ्लो हो सकता है, कई इन्वेस्टर्स एंट्री एग्जिट लेते हैं, डिमांड सप्लाई का भी एक वो रहता है इतने शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्गर टर्म के लिए मुझे ये स्टॉक बढ़िया लगता है। ओके, तो ये है आपके लिए बालाजी एमाइंस पर राय आती हुई। आइए बढ़ते आगे, और बात होली की निकल रही थी तो जरा एक बार होली का भी माहौल बता दें। सुबह हमारे कुछ दर्शकों ने जो हमें तस्वीरें भेजी थी होली के दिन की, तो बाकी भी कुछ तस्वीरें रहेगी तो हम सोचें कि दिखा दी जाए। तो भरत चांडक का ये है जिन्होंने तस्वीर भेजी है ये हमें अपनी फैमिली के साथ। राजेश आहूजा साहब की एक और ये तस्वीर है। उसके अलावा देवव्रत बनर्जी साहब, पूरे कलरफुल चश्मे पे वाइपर चाहिए इनके नहीं केतन राठौड़ साहब की भी तस्वीर है। वाह क्या बात है, भी चश्मे के साथ। होली पे चश्मे पहनने का फैशन हो गया एक्चुअली। संजीव कुमार, जाने पहचाने लग गए संजीव कुमार है एकदम। बिना कलर के होते तो मैं पहचान लेता। इंडियन, भाई सभी इंडियन है हमने विदेशी तस्वीरें ली नहीं है,
तो ये कुछ तस्वीरें ऐसी है जो हमारे दर्शकों ने भेजी है। थोड़ी देर में कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मजे किए हैं लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हमारी टीम ने तो मजे किए ही हैं और हमारे गेस्ट से कुछ ज्यादा ही मजे किए हैं, बट हमारे व्यूअर्स ने भी उतने ही मजे किए हैं जो हमें शानदार ये फोटोज आप भेज भी रहे हैं। ओके, होली का मजा तो चल रहा है, स्क्रीन पर थोड़ा उतना मजा नहीं है इस समय, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में देख रहा था। कमिंस एक बार चार्ट पर राय ले ही जाए, बिकॉज थोड़ा स्टॉक मूवमेंट में भी आ रहा है। हिमांशु जी जरा देखें सर, कमिंस 1690 के लेवल पर आ रहा है, कुछ तो एक्शन इसमें चल रहा है सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए बिल्कुल, इनफैक्ट ये सभी कैपिटल गुड स्टॉक्स जो हैं, अगर आप देखेंगे आज के सेशन में, चाहे वो एबीबी हो, चाहे वो सीमेंस हो या कमिंस हो, सभी में ऑल टाइम हाईज मुझे लगता है आज रिटेस्ट होते हुए नजर आए हैं। स्टॉक्स तीनों ही स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है। लगातार चैनल पर रिकमेंड करते आए हैं हम सभी लोग खरीदारी के लिए, तो मुझे लगता है एक सस्टेन तेजी में स्टॉक बना हुआ है। ऑफ कोर्स फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में लगातार बढ़ता आया है, तो थोड़ा सा अगर कोई रिट्रेसमेंट स्टॉक में आता है लगभग 1670 1675 के जोन में, तो वहां पर फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करें, स्टॉप लॉस 1670 पर रखें। मेरा मानना है कि स्टॉक 1710 का पहला एक लेवल है जो शायद आज ही टेस्ट करे, और उसके ऊपर अगर बंद देता है तो 1760 1780 तक का मूव कमिंस में आता हुआ नजर आ सकता है। ओके, ये है राय आपके लिए सारे कैपिटल गुड्स शेयरों पर, और विशेषकर कमिंस पर बढ़िया मजबूती यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे, और आपके लिए हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन रिसर्च लेकर आने वाले हैं, और रिसर्च पेनी स्टॉक्स को लेकर है। मैं आपके सामने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेटा रखने वाला हूँ। अच्छा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें या रख दिए जाए? कर दें? कर दें, चलिए। तो पेनी स्टॉक्स में कई सारे स्टॉक्स हैं जो 200 से लेकर 2000 रुपए नहीं, परसेंटेज, फिर से है क्या? 200% से लेकर 2000% तक उछले हुए हैं। वाओ, ऐसे ऐसे भी पेनी स्टॉक्स है। इतना रिटर्न। तो क्या है ये पूरा मामला, जरा समझिए। आशीष हमारे साथ है, डिटेल्स देकर। आशीष बताइए सर। जैसे कि आपने कहा कि 200 से 2000% और 100 गुना वाले जो स्टॉक्स है ना, इनकी लिस्ट में पूरी ला नहीं पाऊंगा आपके पास, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। अच्छा, क्या बात, मुश्किल पड़ जाएगा सर। लेकिन पता नहीं लोग क्या समझ के क्यों खरीद रहे हैं, क्लियर कट पंप एंड डंप का ही मामला लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे जिनमें अगर आप देखें तो तेजी बहुत बड़ी देखने को मिली है। कुछ चुनिंदा नाम आपके सामने रखता हूं, जैसे सॉफ्ट ट्रैक वेंचर्स इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी है। इसमें अगर आप देखें तो नवंबर से लेकर अब तक करीब 21 गुना के रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, और स्टॉक का पी 371 के आसपास है। रेवेन्यू हार्डली 15-20 लाख की रेवेन्यू होगी। किसी का भी कोई अर्निंग्स का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। श्री गंग इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी है सर, इस पे अप्रैल 2022 से लेकर अगर आप सितंबर तक देखें तो 100 गुने का रिटर्न देखने को मिला, और जिस रफ्तार से ऊपर गया सर, उसी रफ्तार से, उसकी दुगनी रफ्तार से नीचे आ रहा है। लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और खास बात देखिए सर, इसको पता नहीं लोग क्या समझकर खरीद रहे हैं। 30 रुपए की माइनस बुक वैल्यू है, 65-64 रुपए का भाव चल रहा है। लगातार यहाँ पर भी सर्किट्स और तेजी देखने को मिल रही है। बोहरा इंडस्ट्रीज करके कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यू का कोई ठिकाना नहीं है कहीं पर। 10 रुपए की नेगेटिव बुक वैल्यू है, 125 का भाव चल रहा है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अक्टूबर 2022 से अब तक स्टॉक दुगना हो गया है। बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि पूरी लिस्ट तो मैं आपके सामने पेश नहीं कर पाऊंगा, बहुत लंबी लिस्ट है। मर्क्यूरी मेटल्स, एस&टी कॉर्पोरेशन, करावंती फाइनेंस, केएनआर रेल इंजीनियरिंग, टेलर मेड रिन्यूएबल, एस्कॉम लीजिंग, पता नहीं कितने सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर सिमिलर केस है कि कुछ भी फंडामेंटल बैकिंग नहीं है, लेकिन स्टॉक्स में अनाप शनाप तेजी आपको देखने को मिल रही है। बड़ी जो है यहाँ पर एक्टिविटी, ट्रेडिंग गतिविधि जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट ब्रोकर्स भी हैं जो कुछ हाईलाइट कर रहे हैं कि यहाँ पर सिमिलर केस है पंप एंड डंप का। तो यहाँ पर सर अनाप शनाप स्टॉक्स में तेजी आ रही है। इनमें से एक का भी नाम मैंने आपने नाम सुना है? मैं वही से कभी नहीं, कोई भी स्टॉक है। खाली एक साधना ब्रॉडकास्ट का और शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट का सुना था 2-3 दिन पहले। वो भी अर्शद वारसी जी का। तो कार्रवाई हो गई सर उस पे। उसके अलावा तो हमने नाम किसी का सुना ही नहीं है। क्या एक बार नाम बताइए, बोहरा क्या बताया? बोहरा इंडस्ट्रीज, श्री गंग इंडस्ट्रीज, सॉफ्ट ट्रैक वेंचर्स, श्री गंगा या गंग है सर? गंग, अच्छा। ओहो, कितने बढ़ गए भाई। जैन साहब, अननोन शेयरों पर कोई आपकी विशेष टिप्पणी? देखिए, अननोन शेयर्स तो मैं लाता हूँ जैन साहब के जेम्स, बट वो जेम्स क्वालिटी के होते हैं, ये पत्थर क्वालिटी के और कंकर क्वालिटी के स्टॉक्स है। तो आपने बहुत बढ़िया से अभी आशीष जी ने बताई दिया, 21 टाइम 300 का पी मल्टीपल, टर्नओवर है नहीं। तो देखिए, ये सब
हमें हमारे चैनल पे हम लोग बहुत बार, आपने, मैंने, हमारे सारे पैनलिस्ट ने, सबने बहुत बार क्वेश्चन किया हुआ है। और ये जो एसएमएस आते हैं या यूट्यूब पे देखकर, क्योंकि इन्वेस्टर्स के सामने जब एक अच्छा खासा चैनल है, हमारे चैनल और भी चैनल सब लोग मुहैया कर ही रहे हैं ये चीज की कि भाई आप लोग ध्यान से फंडामेंटल्स को देखकर, इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि जेम स्टॉक भी मैं देता हूँ, तो आप प्लीज अपने आप वापस से फंडामेंटल्स को चेक कीजिए, तब कन्विक्शन आएगा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि मैंने आज बोल दिया तो आज के बाद वो जिंदगी में नीचे जाएगा ही नहीं। अगर वो नीचे जाता है 10-20% भी नीचे जाता है तो आदमी इतना डर जाता है, मार्केट्स को नहीं देख रहा है क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप का इंडेक्स टूट रहा है, तो उसके हिसाब से क्रॉस चेक करना चाहिए। सो ओवरऑल आई फील कि इतने इजी आजकल मोबाइल एप्स है, बहुत सारे आजकल टूल्स हो गए हैं जिसकी वजह से रिसर्च हैज बिकम वेरी वेरी इजी। पहले डेटा का एक्सेस वाज अ प्रॉब्लम, तो अब तो क्या कि बहुत ध्यान रखना है। बाकी सॉफ्टवेयर वेंचर सुना नहीं, श्री गंग हो सकता है, एक सरनेम होता है गंग, उससे रिलेटेड कुछ हो। बोरा इंडस्ट्रीज जरूर से एक बहुत साल पहले कभी मैंने उदयपुर में कभी नाम सुना था, शायद उदयपुर की कंपनियों की, बट आई डोंट नो, मतलब कि लिस्टेड भी थी, वो आज पता चला कि लिस्टेड है। सो ओवरऑल बहुत ध्यान दें, और इट इज सो इजी, इतने सारे मोबाइल ऐप्स है, एक बार जाइए आप देखिए और वहां पे चेक कीजिए, पी मल्टीपल देख लीजिए और बुक वैल्यू देख लीजिए, उसके बाद ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं। हम तो इवन अडानी के लिए बोलते थे, मैं, हालांकि टॉपिक अलग है, कि 351 का पी मल्टीपल सस्टेन नहीं कर सकता, तो आज वहां से कितना नीचे आ गया, और अभी भी इतना टूटने के बाद भी 100+ का पी मल्टीपल है। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, और इनमें एक बार में पैसा चला जाता, हो सकता है कोई एडजस्टमेंट हो सकता है कोई प्रॉफिट लॉस के कुछ हो, बहुत सारी चीजें होती है विच मतलब पता नहीं। तो बंसल जी की भी विशेष टिप्पणी इस पर, बंसल जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, इस पे बेसिकली आपको अलग से शो करके लोगों को समझाना चाहिए। जैसे कंपनी है, नाम मेरे को ध्यान दे रहा, पेनी स्टॉक है, एक साल के अंदर अनिल जी 1800% बढ़ा है अनिल जी, 25 लाख का रेवेन्यू करता है, 10 लाख का प्रॉफिट है। मतलब कि जितने भी मोस्ट ट्रेडर या कोई आदमी इसको समझ के मल्टीबैगर समझ के खरीद रहा है, तो उसकी अनिल जी सैलरी से कम का तो नेट प्रॉफिट है साल का। तो बेसिकली जो ले रहे हैं अनिल जी ऐसे पेनी स्टॉक, उनको वैल्यूएशन समझना चाहिए कि भैया अगर इसको इतना मार्केट कैप मिल रहा है तो मेरे को भी इतना मार्केट कैप मिलना चाहिए, इससे ज्यादा तो मैं कमाता हूँ अनिल जी। जो प्रॉफिट भी दिखा रहे हैं कि कंपनी 10-10 लाख 15-15 लाख के प्रॉफिट कमाती है, तो अनिल जी ये तो आप समझा सकते हो अनिल जी लेमैन टर्म में कि भैया ये इसका रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट है, ये सब वैल्यूएशन, ये मार्केट कैप बेसिक जो है ये देखना चाहिए। और अगर नहीं देखना आता तो सीखना चाहिए अनिल जी। अब ये सिखाने का ना वो जिम्मेवारी, जैसे आज दिन में वो हिमांशु जी, कुणाल जी और मेरे ऊपर डाल गए थे, तो अनिल जी ये जिम्मेवारी आप जैसे लोगों को लेनी चाहिए अनिल जी, जो एकदम वेल एजुकेटेड है और समझा भी सकते हैं अनिल जी। अच्छा, ओके, तो अच्छा जैन साहब लेना चाहते जिम्मेदारी, स्वयं अपने आप को आगे कर रहे, हाथ कर रहे जी। जैन साहब नहीं, जिम्मेदारी मतलब अनिल जी एक और चीज देखिए, एक और बहुत अच्छी चीज आजकल गूगल की दुनिया में देखिए, इट हैज बिकम सो इजी, कोई भी कंपनी का नाम आए, और सेबी ने, हमारे रेगुलेटर्स ने इतना बढ़िया कुछ काम किया पास्ट में, अभी इन दिनों में कर ही रहे और किया है। हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है एक वेबसाइट बनाना। वेबसाइट को प्लीज जाके देखिए, मैं तो कोई भी रिसर्च करता हूँ सबसे पहले उस कंपनी की वेबसाइट देखते हैं, वहां पे सब कुछ होता है। एक कंपनी अपने आप को पूरी प्रॉपर्ली मार्केट करती है उस वेबसाइट के जरिए, और आप गूगल में डालिए, उसके सारे आगे पीछे के बहुत कुछ आ जाता है, आप उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आजकल बहुत सारे इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स है, मतलब मैं ऐसे ही नाम लूं तो सपोज अपन जसडायल का नाम लेते हैं, या जोबा कॉर्प है, गूगल है, ये सब में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो एक बार प्लीज उसको देखना बहुत जरूरी है, और वेबसाइट में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। कई कंपनियां होती है, होल्डिंग कंपनीज की एक पेज की वेबसाइट रहती है और थोड़ा बहुत इधर उधर की इंफॉर्मेशन, कोई रहती है बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर वेबसाइट बनाते हैं, जिनको वाकई टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली वेबसाइट है, उनका अलग नजरिया होता है, अलग वेबसाइट होती है। सो वेबसाइट्स को देखना बहुत जरूरी है, दैट्स द फर्स्ट की टू ऑनलाइन प्रेजेंस, आपको देखना बहुत जरूरी है, और इन सब कंपनियों की वेबसाइट आप जाके देखेंगे, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए पेनी शेयर पर पूरा रहा है, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन है आशीष के पास, एक बार जरा वो भी समझ लें, बताएं आशीष। सर जैन साहब बोल रहे थे लगातार कि गूगल करके देखें, लेकिन गूगल में भी एक दिक्कत है, अब कोई अगर फाइनेंशियल्स नहीं समझता होगा, जैसे स्टॉक मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं है, वो एक सिंपल सा काम करेगा कि कंपनी का नाम डाल के गूगल कर लेगा। लेकिन सर यहाँ पर मुझे बहुत दुख हो रहा है देखने में कि काफी रिनाउंड वेबसाइट जो है, नोन नेम्स हैं, वो इन स्टॉक्स को पेनी स्टॉक या रिस्की स्टॉक नहीं बल्कि मल्टी बैगर देख के परोसती हैं, बताती कि इतने महीनों में इतना रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल गया, कंपनी में इस लेवल से इतनी तेजी आ गई।
तो ये भी सर लोगों को काफ़ी भ्रमित करता है। और एक्चुअली वही बात सही है, अगर आप गूगल पे डालेंगे तो जो सबसे ज़्यादा हिट वाले और सबसे ज़्यादा हिट वाले वो वीडियो होते हैं। मैंने तो देखा उस साधना ब्रॉडकास्ट वाला वीडियो जो सेमिनार देखा आपने देखा? मैंने उन्होंने तो सीधा ये स्टॉक 9 से 17 हो गया है और 3 महीने में 40 हो जाएगा, 6 महीने में 150, एक साल में 350, ऐसा मैं ऐसा मुंह खुला रह गया मेरा। मतलब सीरियसली वो वीडियो देखना चाहिए सबको। ऐसे ऐसे टारगेट। और एक और चीज़ बहुत है, जो मैडम पढ़ रही थी वो, जिनको बोला गया कि उनकी ज़िंदगी में उनके खानदान में कभी किसी ने शेयर नहीं खरीदा। ये अच्छा, ये क्लियर पता? हाँ, मालूम नहीं है। क्योंकि हमें इतने साल से मार्केट ट्रेक करते हुए भी हमें सारी चीज़ें नहीं आती कि MACD और क्या वो किससे रेजिस्टेंस नापते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ, RSI। हाँ, RSI और मतलब वहाँ से लेके P रेशियो से लेके CRAC सब कैसे जानते हैं। हाँ, और इतने सब जानने वाले इतने बड़े एक्सपर्ट तो कभी न कभी किसी न किसी चैनल पे तो दिखते, ये कहीं न कहीं तो लिखे हुए मिलते कोई अच्छी वेबसाइट पे। तो समझ में आ गया कि जिसको रट्टा लगा के किया है ऐसा बहुत ही खतरनाक काम है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा पेनी स्टॉक्स में एक्शन है। तो बंसल जी का ऑर्डर ये है। बंसल जी, आप ये चाहते हैं कि हम पेनी स्टॉक्स पे कुछ न कुछ जागरूकता फैलाएं कि क्या एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, जरा मुझे बताइए। अनिल जी, जागरूकता तो अनिल जी फैलाई रहे हैं जी। ये जो वैल्यूएशन का गेम है ना, जैसे लोग पेनी स्टॉक में फंसते हैं, उनको बेसिकली ये तो समझाना पड़ेगा कि भैया कंपनी का रेवेन्यू देखो, प्रॉफिट देखो, इससे ज्यादा तो सैलरी आप कमा रहे हो, इससे ज्यादा तो जो लोग फंस जाते हैं साल का, उससे ज्यादा वो कमा रहे होते हैं। मेरी सैलरी पे क्यों नजर है आपके? तो मैं समझा पा रहा हूँ, अगर आप समझाने को आएंगे कोई और एग्जांपल दो, इसमें मेरा मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। सैलरी तो नहीं, आपके जेंट्स में आते हैं ना, तो उनकी टक्कर वहां पर है नहीं। हाँ, कोई बढ़िया एग्जांपल दो जिससे लोग अट्रैक्टिव बोले अनिल जी की सैलरी कितनी होगी, इतनी सी, क्या फर्क है, उनसे क्या है। कोई बढ़िया कोई सोचो, अच्छा एग्जांपल सोचो कि इनसे ज्यादा। मैं तो अनिल जी जो जी अनिल जी हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ। अनिल जी, अधिकतर कंपनी अनिल जी 20-20 लाख 25-25 लाख के रेवेन्यू कर रही होती है। नेट प्रॉफिट भी एवरेज एक मिडिल क्लास जो सैलरी कमा रहा है उससे भी कम इनका नेट प्रॉफिट होता है। तो ये बेसिक्स अनिल जी कोई ज्ञान समझाएगा, और अनिल जी आप ही समझा सकते हो बैठ के, तो वो अगर लोगों को समझ में आएगा तभी बचेंगे अनिल जी इस पेनी स्टॉक के मायाजाल से। जी बंसल जी, आपका आदेश सर आंखों पर। जी कोशिश करेंगे बंसल जी समझाने की पूरी, आपने आदेश जो दिया इस पर काम किया जाएगा। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे और जरा मुलाकात की जाए सेठी साहब से। वक्त हो चुका है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स हैं कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी। 2 स्टॉक कैश मार्केट की खरीदारी, बताएं सर। पहला अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, जो अभी 64 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। एक PSU स्टॉक है जो मेनली रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करती है, जैसे नई लाइनें बिछाना, गॉज कन्वर्जन करना, फिर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन और मेजर ब्रिजेस वगैरह बनाना, और मेट्रो रेल का भी कारोबार करती है। एक जबरदस्त कंपनी है, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 75,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है। और हाल ही में भी 2-3 दिन पहले भी ये स्टॉक फोकस में था, जब इनको 120 मतलब 200 में से 120 वंदे भारत ट्रेन के लिए ऑर्डर मिला, और साथ ही 30 साल का मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। तो इस तरह के दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। बाकी फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। डिविडेंड यील्ड भी क्लोज टू 3%। दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 382 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 293 करोड़ का पैट था। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत सस्ता है, 9 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मौका है ये 64 रुपए के आसपास इस स्टॉक में खरीदारी करने का। ये जो बाजार में आज गिरावट है, बट मुझे लगता है जब ये सेंटीमेंट थोड़े ठीक होंगे तो ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 72 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 60 रुपए का। ओके, 72 का टारगेट, 60 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें RVNL। आज वैसे रेलवे स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में हैं भी, और सेठी साहब के बात करते करते RVNL में एक अच्छा स्पाइक भी आ रहा है। दूसरी कॉल बताएं सेठी साहब। दूसरा स्टॉक दीपांशु आज मेटल सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है ग्रेफाइट इंडिया, जो अभी 297-298 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये कंपनी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका 14% ग्लोबली मार्केट शेयर है।
इसके अलावा सीपीसी और ग्लास रीइंफोर्स्ड पाइप्स ये भी ये बनाती है। 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और हम आज देख रहे हैं जितने भी मेटल स्टॉक्स और खास करके जो स्टील स्टॉक्स है उनमें इस खराब बाजार में भी एक अच्छी तेजी बनी हुई है। और ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का यूज स्टील इंडस्ट्री करती है, जो इनका इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के जरिए जो स्टील प्रोडक्शन होता है उसमें यूज होता है। बाकी एक अच्छे फंडामेंटल्स है। 2 प्लांट इनके इंडिया में और एक इनका प्लांट जर्मनी में भी है। तो यूरोप की जब कभी डिमांड आएगी रशिया यूक्रेन का जो अगर कुछ सुधरता है तो उसका भी एक फायदा मिलेगा। बाकी के बांगड़ ग्रुप की कंपनी है। FIS DIS भी अच्छे खासे बुलिश है, 13-14% स्टेक ओन करते हैं और अच्छा डिविडेंड देते हैं। 10 रुपए का डिविडेंड दिया था हाल ही में। मुझे लगता है इस स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। वापस से चलने को तैयार लग रहा है। हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ हुआ है। 315 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 290 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ग्रेफाइट इंडिया यहाँ पर करें खरीदारी। ये भी मोमेंटम में आ रहा है। सीरीज आपको पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। 315 का टारगेट, 290 का स्टॉप लॉस और साथ ही RVNL इस पर करें खरीदारी। टारगेट होगा 72, स्टॉप लॉस है 60। ग्रेफाइट के साथ जरा HEG को भी पुल अप करिए क्योंकि आई थिंक ये भी सुबह से ही काफी अच्छे मोमेंटम में रहा है। HEG ग्रेफाइट दोनों में ही मूव आपको आती हुई दिख रही है। RVNL अच्छी मूव दिखा रहा है और साथ ही राइट्स यहाँ पर भी एक अच्छा मूव आ रहा है। इनफैक्ट 5.5% का स्पाइक राइट्स पर भी आपको आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा राइट्स की चार्ट चेक भी कर ली जाए। कुणाल जी देखेंगे सर राइट्स का चार्ट, 370 का लेवल। बिल्कुल दीपांशु, जिस तरह का मोमेंटम स्टॉक में बना है, कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है और अभी हाल ही में मैंने और राकेश जी ने इस पर 10 की कमाई में खरीदारी की भी राय दी थी। तो एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और उम्मीद है कि स्टॉक में आपको 400-410 के लेवल्स जल्दी आते हुए नजर आएंगे। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें और एक स्टॉप लॉस 350 के आसपास रखें अगर ट्रेडिंग पोजीशन है। अगर निवेश के लिए आपने लिया है तो बिल्कुल इत्मीनान से होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए राइट्स जिस पर रखनी है नजर। RVNL की बात सीरीज साहब कर ही रहे थे। बाकी रेलवे स्टॉक्स में भी मोमेंटम है, बट बाजार से क्या समझना है। डेज लो के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। आखिरी 1 घंटे का एक्शन कैसा रहेगा ये जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रेटजी। अमेरिकी फ्यूचर्स सुस्त दिख रहे हैं, 50 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स दोनों हैं। हालांकि परसेंटेज वाइज में अगर आप देखेंगे तो नास्डैक फ्यूचर्स 0.5% का कट दिखा रहे हैं, तो कमजोरी वहां पर थोड़ी ज्यादा इस समय है। यूरोप के बाजारों की बात करें तो वहां पर भी 0.5% तक की सुस्ती दिख रही है। एशिया के बाजार भी आज नरम ही थे, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन एशिया में भी नहीं दिखा। रुपया भी 15 पैसे की मजबूती के साथ खुला था, थोड़ा ठीक ठाक ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से रुपया भी थोड़ा फिसला है, बट फिर भी रिलेटिवली स्टेबल है। तो थोड़ी ग्लोबल सुस्ती है। आज हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कल हमने आउट परफॉर्म करा था एनर्जी ग्लोबल मार्केट्स को, आज हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। क्या करना है सर इस समय? 17,600 को नजर में रखना है दीप। अब 3 बजे तक 2:35 हो रहा है, 3 बजे 3:05 तक 17,600 होल्ड होना जरूरी है। अगर 17,600 के ऊपर टिके हुए हैं तब तो समस्या कम है। डेटा ये बता रहे हैं अभी तक तो कि हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 17,600 17,650 ये सपोर्ट रेंज है। 17,600 के पुट पर 2 करोड़ शेयर हैं और 17,650 के पुट पर 1 करोड़ शेयर है, तो ये सपोर्ट का काम करेंगे। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ऊपर में 17,650 और 17,700 ये रुकावट की भी जगह है, क्योंकि 17,650 पे 1 करोड़ 60 लाख शेयर है और 17,700 पर 2.25 करोड़ शेयर है। तो दोनों तरफ पोजिशन तगड़ी बनी है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,600 और 17,700 पर बना हुआ है। ठीक है, सो इस 100 पॉइंट की रेंज में है। सो आई थिंक न आप 17,700 के ऊपर बंद होंगे और संभावना पूरी के 17,600 के नीचे भी बंद ना हो। सो अगर अपन 17,650 के आसपास यहाँ कहीं भी बंद हो जाते हैं तो ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे आप बहुत खराब हुए नहीं। बहुत बड़ी रिकवरी की भी उम्मीद नहीं, क्योंकि आपको डाउ से ज़्यादा सपोर्ट है नहीं, 40 पॉइंट ही नीचे है। तो ऐसा भी नहीं कि रिकवर हो रहा है और ऐसा भी नहीं घट रहा है। सो मेरे ख्याल से बचे हुए समय में यही रेंज रहनी चाहिए। क्रूशियल एक ही है कि आप 3:05 तक 17,600 के नीचे जाकर ट्रेड करना, टिकना शुरू ना करें। अगर ऐसा हुआ तो 50-75 पॉइंट की रिस्क नीचे की तरफ खुल जाती है, फिर आपको 17,550 17,525 आते हुए दिख सकता है। और अगर वैसा नहीं हुआ तो आप लगभग इसी के आसपास बंद हो जाएंगे। ये डेटा दिख रहे हैं, तो अभी तक ये पूरा आपका डेटा का मामला है। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी 41,365 पर आप स्पॉट लेवल पर बैंक निफ्टी पे जो जहां आप है यही सपोर्ट रेंज है। 41,250 41,350 ये आपके लिए सपोर्ट रेंज है। और अगर आप 3 बजे तक 41,250 स्पॉट लेवल को होल्ड करते हैं तो समस्या नहीं है, तो आप मेंटेन कर पाएंगे। अगर गए तो नीचे 41,100 तक की जगह खुलती है। ऊपर में 41,450 से 41,675 ये रेंज है, यानी कि ऊपर की 200 पॉइंट ये है जहां पर आपको लगातार बिकवाली
और प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो डेटा जिस तरह से बने हुए हैं ऐसा लग रहा है 41,500 के नीचे तो आपको बंद होना है, लेकिन बंद होने के लिए जो बढ़िया जगह है वो 41,250 से 41,350 की रहेगी जहां पर आप हैं। तो यहां से बहुत रिकवरी की उम्मीद नहीं है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा गिरेंगे ऐसा भी अभी तक नहीं दिख रहा है। तो लगभग इन्हीं लेवल के आसपास क्लोजिंग होनी चाहिए। एक ही कंडीशन है कि डाउ फ्यूचर बहुत ज़्यादा 101 पॉइंट ना गिर जाए, ऐसा ना हो। अगर डाउ फ्यूचर्स नहीं गिरता तो फिर आप यहीं पर बंद हो जाएंगे, इससे ज़्यादा खराब नहीं होंगे। 41,250 41,350 बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पे, निफ्टी 17,600 ये दिख रहा है डेटा में। ठीक है, तो वही 17,600 होल्ड करना चाहिए अभी होना तो चाहिए अभी तक 3 बजे तक। ये दोनों के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, 41,250 होल्ड करना और 17,600 होल्ड करना निफ्टी बैंक निफ्टी। जैसे कल जिन लेवल्स की बात करी थी आपने, उन्होंने तो अच्छा होल्ड किया ही था। अब देखते हैं इन दोनों लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। ओके, ये है अनिल जी की तरफ से। हिमांशु जी के लिए बिल्कुल, हिमांशु जी के लिए बिल्कुल। आइए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, एक वीक स्टॉक है जो रडार पर आया है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट थोड़ी सी वीकनेस दिखा सकता है। स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जहां पर बिकवाली करके चलनी है। फ्यूचर्स में लगभग 908-909 रुपए पर ट्रेड करता है। इन लेवल्स पर शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी। 916 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और लोअर एंड पर 898 रुपए का पहला टारगेट और उसके बाद 880 तक का दूसरा टारगेट यहां पर आता हुआ नजर आ सकता है। गोदरेज सीपी पे दीप एक डबल टॉप डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न विजिबल है। 950 रुपए के आसपास यहाँ पर एक फेल्ड स्विंग हाई बनता हुआ नजर आया, जहां पर डबल टॉप बनता हुआ नजर आया और आज के सेशन में 912 रुपए के नीचे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे स्टॉक निकल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है और स्टॉक 880 रुपए की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। यह है आपके लिए गोदरेज सीपी बिकवाली करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई। 908 के आसपास है, 916 का स्टॉप लॉस, 898, 898, 880, 880 के टारगेट। आइए अगला बिगुल है सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट शेयर। सुमित जी फरमाएं। अनिल जी, सेल कॉल रडार पे आया। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 109 रुपया 80 पैसा, 110 रुपया। स्टॉक का नाम है गेल। गेल के अंदर पिछले कुछ दिनों में तेजी देखने को मिला और एक अच्छा तेजी देखने को मिला। उसके बाद अब स्टॉक के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ऊपरी लेवल से आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल का लो जस्ट अभी ब्रेक हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि गेल के अंदर आज 109 के नीचे अगर बंद आ जाता है तो फिर गेल के अंदर यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और 5 से 6 रुपए का फॉल स्टॉक के अंदर गेल में यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी चाहिए क्योंकि एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो गेल में यहाँ पे बिकवाली करके काम करे। छोटा सा स्टॉप लॉस 112 रुपए 50 पैसे का ऊपर में लगाए। नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 106 रुपए का इसके अंदर पहला टारगेट बनेगा। 106 रुपए का लेवल निकलने के बाद 103 रुपए तक का मूव गेल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो सेल करके काम करे गेल के अंदर 112.50 के स्टॉप लॉस से 106 और 103 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए गेल में बिकवाली करने की राय सुमित जी की तरफ से। 112.50 ये होगा आपका स्टॉप लॉस का लेवल। 106 और 103 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ओके, ये है आपके लिए राय। आइए, HDFC बैंक सुर्खियों में है और सुर्खियों में इस वजह से कि किसी नई तरह की टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब वैसे टेक्नोलॉजी के मामले में तो रोज होता रहता है, कोई न कोई कुछ ना कुछ अपग्रेड करेगा ही। तो फिर ऐसा क्या कि HDFC बैंक की टेक्नोलॉजी को लेकर वरुण ज़्यादा उत्साहित है? ऐसी बात होगी वरुण, आपके उत्साह की वजह? तो अनिल जी, बेसिकली ये फिनटेक जो होता है जिसमें आप पकड़ लीजिए बेसिकली आपका ये जो यूपीआई बेस्ड फिनटेक है, Correct. आपके पेटीएम गूगल पे वो सब होते हैं, राइट। उस स्पेस में डिस्रप्शन लाने की तैयारी में है HDFC बैंक। और हो ये रहा है, दरअसल ये कंपनी जो है एंटरप्राइज और डिजिटल थीम्स पे काम कर रही है। एंटरप्राइज में तो आप देखिए जो क्लाउड टेक्नोलॉजी है उस पर कंपनी फोकस कर रही है, तो वो तो सभी कंपनियां कर रही है। लेकिन साथ ही डिजिटल स्पेस में अगर आप देखेंगे तो फिनटेक पे जो है वो इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। बेसिकली इस कंपनी की 2.0 जो इनिशिएटिव है, बेसिकली डिजिटल 2.0 इनिशिएटिव, उसके तहत ये कंपनी अपना जो पेज़ैप एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर रही है। अब उसको अपडेट करने की बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह ये है कि ये यूपीआई से इसको पूरी तरह से जोड़ना चाहती है और अपने जो कंज्यूमर्स है उनको प्रोत्साहित करना चाहती है कि आप जीपे या फिर फ़ोन पे या फिर जो अपना जो भी जितने भी पेमेंट गेटवेज है उनको छोड़ के आप
HDFC का जो पेज ऐप है उसको यूज कीजिए। देखिए HDFC के पास वैसे भी 7 करोड़ के आसपास जो ग्राहक है वो है, तो इनके पास ऑलरेडी कंज्यूमर बेस जो है वो तो है ही, और इसी का इस्तेमाल करके ये इस फील्ड में उतरना चाहती है। ये कंपटीशन देंगे खासकर फोन पे और गूगल पे को, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूपीआई प्लेटफॉर्म पे लगभग 80% ट्रांजैक्शन जो है वो दरअसल फोन पे और गूगल पे पे होते हैं, और बाकी जो बचे कुछ ट्रांजैक्शंस है वो दरअसल पेटीएम पे होते हैं। अब देखिए इनफैक्ट बैंक ने थोड़े टाइम पहले एक व्यापार नाम से एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, और ये B2B था। दरअसल जो मर्चेंट्स होते हैं माफ कीजिएगा, उनको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डिजिटल पेमेंट करने के लिए इन्होंने व्यापार को किया था सेटअप, और उसके बाद अब B2C के लिए ये दरअसल पेज ऐप जो है उसको अपडेट कर रहे हैं, और उसका काफ़ी हद तक इस्तेमाल जो है वो इस तरह से करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम इनको टक्कर देने के लिए अब HDFC बैंक जो है वो उतर रहा है, और इस स्पेस में अगर HDFC बैंक उतर जाता है तो जाहिर सी बात है आपको बड़ा डिसरप्शन जो है वो देखने मिलेगा। और आपको याद होगा कुछ समय पहले RBI ने जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसको भी UPI से लिंक करने की मंजूरी दी थी, और वो एक ट्रायल बेसिस पे था। अगर सारे के सारे क्रेडिट कार्ड्स को भी UPI पे मंजूरी मिल जाती है और उस समय HDFC पेज ऐप को लेकर पूरी तरह से तैयार होता है, तो आप सोचिए HDFC जो है वो क्रेडिट कार्ड में एक बड़ा प्लेयर है, तो वहां से भी इस कंपनी को काफी मदद मिलेगी। तो स्पेस पे नजर रखेगा, बड़ा डिसेप्शन आ सकता है। ओहो, HDFC बैंक अब पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के साथ compete करेगा? HDFC बैंक करेगा? अच्छा, HDFC बैंक करेगा तो फिर बाकी बैंक भी तो आ सकते हैं। करेंगे, आ सकते हैं। तो पहले तो क्या करें, पहले HDFC बैंक खरीदे या पेटीएम बेचे? पहले पेटीएम तो बेच ही दो, बाद में HDFC बैंक खरीदेंगे। ये क्या पक्का हो गया कि अभी विचार और योजनाएं चल रही हैं? खबरें हैं, क्योंकि इनका ये जो पेज ऐप है ना जी, पहले से इनके पास था, लेकिन उस इंटरफेस को इन्होंने UPI के साथ लिंक करना और बाकी जिस तरह से डेवलपमेंट चाहिए वो नहीं किए थे, तो माना जा रहा है कि उसको अभी अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, ताकि यूजर फ्रेंडली बनाया जाए और इस तरह से काम किया जाए। अच्छा, ये खबरें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो जैन साहब विशेष टिप्पणी देंगे आप इस पर? बिल्कुल अनिल जी, बहुत सारी विशेष बातें इसके बारे में करूंगा मैं, क्योंकि मैं ये फिनटेक स्पेस और इसको बहुत क्लोजली मैं वॉच करने की कोशिश करता हूं, और जितनी करता हूं। पेटीएम के बारे में जिस दिन मुझे इसी शो में याद है डिस्कशन हुआ था, तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो बड़े जो बेहेमॉथ्स है, ये जो बड़ी बड़ी बैंक्स है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, अभी तक ये लोग को डिसरप्शन करने की उसमें आए नहीं है। व्हाट इज स्टॉपिंग देम? कोई भी चीज स्टॉप नहीं करता। टेक्नोलॉजी वाइज ICICI बैंक, HDFC बैंक एक गजब का काम कर रहे हैं, और हमें पता है क्योंकि हम लोग एज अ ब्रोकर जनरली सब लोग HDFC बैंक और ICICI बैंक इन्हीं से ही ज्यादा काम करते हैं। कैसे इनके टॉप मैनेजमेंट तक भी डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के ऊपर जो फोकस है, दैट वाज अमेजिंग, मतलब माइंड ब्लोइंग। किस तरीके से वो लोग टॉप मैनेजमेंट आते हैं, सीनियर VP तक के लेवल्स आके कन्विंस करते हैं। अगर हमने कोई चीज ऑफलाइन कर रखी है तो कन्विंस करेंगे कि आप ऑनलाइन कीजिए। तो आप देखिए किस तरीके का फोकस इनका ऑनलाइन और डिजिटाइजेशन के ऊपर। और ये जो पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के सामने जो ये लोग आएंगे बहुत बखूबी कर लेंगे। और आज मैं न्यूज पर व्यूज जब सुन रहा था अनिल जी, तो ICICI बैंक मेरे ऐसे ही दिमाग में आया था। और जब जनरली हम FII से और कोई से भी अगर आप स्टेटमेंट देखते हैं तो ये लोग दे आर वेरी बुलिश अबाउट द इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, क्योंकि वो लोग के पास PSU बैंक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, क्रेडिबिलिटी उनकी जैसी हो गई है, और टेक्नोलॉजी जो वो स्टार्टअप्स लोग जिस लेवल पे करते हैं उस लेवल तक वो लोग आके बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों तीनों जो बड़ी बैंक्स है ये लोग बहुत जबरदस्त करेंगे। और बहुत सारे जो छोटे छोटे फिनटेक या अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग जो काम थोड़े दिन पहले तक ये लोगों ने फंडिंग की वजह से जो डिसरप्शन किया था, वो अब आगे आने वाले दिनों में इतनी जल्दी नहीं दिखेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, भले ये जो भी स्टार्टअप्स वाले और जो न्यू एज कंपनीज जो लिस्टेड है उन सब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा निकल के ये जो पुराने जो बड़े बड़े जो कंपनियां जो खड़ी हुई है इतने सालों से और जो कि हर तरीके से सक्षम है हर चीज को डिसरप्ट करने के लिए, इनमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सो आई एम वेरी बुलिश एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट कि HDFC बैंक की ये न्यूज आई है। आने वाले दिनों में HDFC बैंक का मर्जर वैसे ही HDFC वाला है तो वैसे ही बहुत बढ़िया लग रहा है, और ICICI बैंक वैसे ही वन ऑफ माय टॉप फेवरेट्स। बिल्कुल, और जो हमारा एनालिसिस था वो ठीक था कि HDFC बैंक खरीदा पेटीएम जरूर बिक जाएगा। पेटीएम डे लो पर आता हुआ दिख रहा है, ये बिल्कुल आपको साफ नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और HDFC बैंक जैसे अगर कंपटीशन में उतरे तो मामला UPI वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है आगे चलते हुए। बहुत इंटरेस्टिंग खबर ये आपके लिए। एक्चुअली ये बात सर RBI ने कुछ समय पहले हाईलाइट भी करी थी कि आप तो बैंक्स हैं, नेट बैंकिंग और ये सब सर्विसेज देते हैं, बट पेमेंट स्टार्टअप्स ले गए, पेमेंट्स में आप सब क्यों नहीं घुसे? अपॉर्चुनिटी तो सबके पास इक्वल थी। करेक्ट। बैंक्स के लिए RBI ने ये ऑब्जर्वेशन करी भी थी कुछ समय पहले
ठीक बात है, बात तो सही है। तो चलिए, ये बैंक्स के लिए एक अच्छा मौका, और ये सारी यूपीआई बेस्ड जो कंपनियां हैं, ई कॉमर्स, क्या करना चाहिए इनको, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, इनके लिए मुश्किल भरा समय। बढ़ते आगे, हिमांशु जी और सुमित जी दोनों तैयार है बैक टू बैक बिगुल। पहले हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। ऑटो स्पेस में वीकनेस है और मारुति में शॉर्ट बिल्डअप बनता हुआ नजर आ रहा है। एक और ऑब्जर्वेशन ये है कि जो मारुति का डेली चार्ट है वहां पर राइजिंग 3 पैटर्न, फॉलिंग 3 पैटर्न का, माफ कीजिएगा, एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, जो कि काफी वीक फॉर्मेशन है। पिछले 3 दिनों की जो भी तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, वो आज एक सिंगल ली की कैंडल इसको निगेट करते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि मारुति में जो वीकनेस है वो बढ़ते हुए नजर आ सकती है। तो मारुति में बिकॉली करके चल सकते हैं। तो या तो आइदरली फ्यूचर बेच सकते हैं, लगभग 8600 8600 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 8650 का। डाउन साइड में मेरा ऐसा मानना है कि 8450 8420 ये दो टारगेट मारुति के फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। अल्टरनेटिवली 8500 की पुट ऑप्शन खरीदारी करके चल सकते हैं 105 107 रुपए के जोन में, 85 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ, और 160 से 170 रुपए तक के टारगेट्स मारुति की 8500 की पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। कि मारुति बेचे आप, यहाँ पर बिकवाली करने की राय 8885, ये है वो लेवल जिसके लिए जिस पर आपको बेचनी है। नहीं, 8585, माफ कीजिएगा, 8585, 8585 ये लेवल है जिस पर मारुति की करनी है बिकवाली। 8650, 8650 का स्टॉप लॉस, 8450, 8420, ये दो लेवल के लिए मारुति में करनी है आपको बिकवाली। ये रहा है आपके लिए। या फिर आप चाहें तो मारुति का 8500 का पुट ऑप्शन भी आप खरीद सकते हैं। आइए, अगला बिगुल है सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सर। अनिल जी, डेज लो पे इंडेक्स आ चुका है। मेरे को लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, तो सेल स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 600 रुपया फ्यूचर्स के अंदर, एग्जिट 600 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है कॉनकोर। कॉनकोर के अंदर सेलिंग प्रेशर है। कॉनकोर के अंदर वैसे भी पिछले 3 से 6 महीने के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है, और आज भी स्टॉक के अंदर ऊपर से दबाव देखने को मिल रहा है। कल का लो कॉनकोर में जैसे ही ब्रेक होगा, जो कि 596 रुपए का है, वो ब्रेक होने के बाद और गिरावट आएगी, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर नीचे में 580 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 610 का स्टॉप लॉस लगा के कॉनकोर में यहाँ पे सीएनबी पे बिकवाली करें। 585 रुपए, 580 रुपए, ये दो लेवल कॉनकोर में नीचे में देखने को मिलने चाहिए, तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा कॉनकोर में। ओके, बैक टू बैक सेल कॉल्स ही आई जा रही हैं। गोदरेज कंज्यूमर, गेल, मारुति और अब कॉनकोर, यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। तो बाजार का मूड माहौल भी थोड़ा वीक है इस समय, कमजोरी है। 17600 के एग्जैक्ट लेवल पर निफ्टी दिख रहा है और आपके लिए कुछ सेल कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। बट कुछ कैश स्टॉक्स पर रखिए नज़र। मूव यहीं पर आपको आती हुई दिख रही है। CESC देखिए जरा, 2.25% ऊपर आया है। बॉम्बे बर्मा जैसा स्टॉक भी आज आपको मूव करते हुए दिख रहा है, इस पर भी थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। करूर वैश्य बैंक मूव आ रहा है, सुमित जी का NBCC मूव कर रहा है। तो कुछ कैश स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फिर भी आज मोमेंटम दिख रहा है। बट हाँ, ओवरऑल बाजार का मूड जो है वो इस समय ज़रूर खराब हुआ है और गिरावट पे रही। बार मैक्स हेल्थ केयर, जरा इसका चार्ट एक बार देखें, 4% ऊपर मैक्स हेल्थ केयर है। यहाँ पर एक अच्छी तेजी आ रही है। आज इनफैक्ट थायरोकेयर यहाँ पर भी मूव था, मैक्स हेल्थ केयर इस पर भी एक मूव आते हुए दिख रहा है। चुनिंदा हेल्थ केयर से जुड़े सेक्टर्स में मूव है, मैक्स हेल्थ केयर में एक अच्छा स्पाइक भी आ रहा है। बट एक स्टॉक है जो सर्किट की तरफ मूव कर रहा है। एक बार बंसल जी से जरा इस स्टॉक के बारे में राय ले। बंसल जी, 1% ही दूर है सर्किट से, तो आज की मूव जो होनी थी वो तो हो गई, बट सीक्वेंट साइंटिफिक जरा देखें सर, जबरदस्त मूव आ रही है। 19% ऊपर सीक्वेंट साइंटिफिक इस समय दिख रहा है। लंबे समय बाद ऐसी बड़ी मूव आई है। जरा देखें सर सीक्वेंट साइंटिफिक का चार्ट। दिपांशु, बहुत लंबे समय बाद ऐसी मूव आई है, और आज अगर हम देखें तो काफी मतलब कि पिछले 10-12 दिनों के हाइस के ऊपर स्टॉक निकला है। सर्किट के पास है दिपांशु, और काफी बीटन डाउन स्टॉक है। तो जिनके पास है दिपांशु, होल्ड करें। जिस तरीके से वर्टिकल रनअप आया है, कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है ट्रेडिंग के नजरिए से, तो जिनके पास है बने रहे। तो जिनके पास है वहां पर आप बने रहिए। सीक्वेंट साइंटिफिक जबरदस्त मूव आ रही है। जैसा आप ट्रैक करते हैं, आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम कब इस पर चर्चा की गई थी, काफी समय से बाजार के रेडार से दूर ही रहा है, बट आज 19% ऊपर। बहुत पहले जरूर से चर्चा की भी है अनिल जी, दीपांशु जी, बट
ओवरऑल देखिए पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूअसली लॉस में है ये, और बहुत बड़ा एक फॉल आ चुका, तो एक जनरल लाजमी है कि कई बार ऐसे बाउंस आते हैं। तो मेरी राय यही रहेगी कि नया फ्रेश खरीदारी तो नहीं करना है। बाकी कंपनी एनिमल हेल्थ केयर में तो ये सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे, एंड बहुत कम कंपनियां इस सेगमेंट में, तो इसीलिए इस पे ज्यादा पहले डिस्कशंस होते थे। तो मेरे हिसाब से बस होल्ड करके रखिए, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। और अगर कहीं एग्जिट का मौका मिले तो एग्जिट जरूर से कर लेना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से और जो रिजल्ट्स के लिहाज से बहुत ज्यादा सस्ता पहले भी नहीं था, और अब चूंकि लॉसेस में है तो इसका पी मल्टीपल्स वगैरह भी अब क्लियरली नहीं आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को अगर ये 100 रुपए के आसपास पहुंचे तो एग्जिट लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये है आपके लिए सीक्वेंट साइंटिफिक स्टॉक 18% का दमदार उछाल दिखाता है। एक और स्टॉक आज दीप मेरी नजर में आया था जो बड़ी उछाल दिखा, ओलेक्ट्रा ग्रीन 20% के ऊपरी सर्किट पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली ये कंपनी, ये भी जबरदस्त एक्शन में है। शिल्पा मेडिक्योर की तो सुबह से हम बात कर ही रहे थे, वो तो मजबूत है ही। जिंदाल 107%, लिंडे लगातार पिछले कई दिनों से रिकमेंडेशन लिस्ट में आ रहा है। कल भी था शायद, हाँ जैन 10 की कमाई में और मेरे ख्याल से ये मुस्कुराहट तो ला ही रहा होगा अपने। हाँ कुणाल जी और सेठी साहब ने भी 1-2 दिन पहले ही रिकमेंड किया था, तो स्टॉक, और हिमांशु जी की पिक भी रही है। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं कैश मार्केट के जो बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एक्शन में सेबी है, और सेबी एक्शन में है बायबैक के नियमों को लेकर। शेयर बायबैक के नियम पहले से हो गए हैं एकदम सख्त, कठोर। सेबी ने आज से कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिसके चलते अगर ओपन मार्केट परचेज के जरिए आप बायबैक करते हैं तो उस पर कुछ बड़ा एक्शन होगा और उसके नियमों को कड़ा किया जाएगा। पहले मैं बता दूं, कंपनियां जो बायबैक करती है 2 तरीके से करती है, वो समझ लीजिए। एक तो बायबैक ही होता है टेंडर ऑफर, यानी कि कंपनी कहती है कि भाई इस प्राइस पर हम शेयर खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे TCS का आया था 4,500 रुपये, भाव जो भी चल रहा हो 3200, 3500, 3600, और कंपनी बोलती है हम 4,500 रुपये में बायबैक करेंगे। ठीक है, तो एक डेट जो फिक्स हो जाती है, उस डेट तक आपके अकाउंट में शेयर होने चाहिए और आपको बायबैक के लिए उन्हें टेंडर करना है। अगर आपने टेंडर कर दिए, जो भी जितने एक्सेप्ट होंगे एक्सेप्ट हो जाएंगे, और उसमें आपको 4,500 रुपये के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, जो भी बायबैक प्राइस है। बाकी शेयर वापस आ जाते हैं। तो इसको तो कहते हैं टेंडर ऑफर। और दूसरा होता है ओपन मार्केट परचेज। उसमें कंपनी कहती है जैसे हम 4,500 रुपये तक मार्केट से खरीदेंगे, वो 6 महीनों के भीतर जब भी कंपनी का जिस दिन मन करे उस दिन थोड़ा कभी भी वो खरीद सकती है। 1 दिन में भी खरीद ले, 6 महीने में भी खरीदे, उनकी मर्जी। तो वो ज़रूरी नहीं कि फिर भाव आपका 3500 से 4,500 हो ही जाए। अगर उससे पहले ही आगे सारे स्टॉक भाव नहीं बढ़ता। तो ओपन मार्केट परचेज में कंपनी के पास में फ्रीडम है, कब खरीदना है नहीं खरीदना है, ज़्यादा खरीदना है कम खरीदना है। लेकिन टेंडर ऑफर एकदम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। अब इन नियमों में क्या बदलाव हो रहा है ये बताने के लिए आशीष हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए, नियम क्या बदल रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं? सर इस नियम जब आप समझा रहे थे कि इस 2 प्रकार के होते हैं, इनमें जो आपने फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल किया है, तो जो फ्रीडम इन्हें ओपन मार्केट के थ्रू जो मिलती है, इसी के ऊपर काफी सारे बदलाव ये लेकर आए हैं। पहले बता दूं कि 7 फेब को जो है ये सर्कुलर नोटिफिकेशन जो है सेबी ने जारी किया था। अब बेसिकली कब खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, कितना खरीद सकते हैं, इसके ऊपर जो रेगुलेशन है वो एडअप हुए हैं। पहली बात तो है कि प्री ओपन में बिल्कुल भी आप जो कंपनी होगी वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगी, खरीद नहीं पाएगी। अच्छा, हाँ, आपको प्री ओपनिंग सेशन में नहीं खरीदना सर। वो तो प्राइस इन्फ्लुएंस कर जाएगा। अगर कंपनी खरीदती है प्री ओपन में इतनी बड़ी, अगर ऑर्डर आते हैं, बिड आती है, वो तो इन्फ्लुएंस कर जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है सर, पहले 30 मिनट और आखिरी 30 मिनट नहीं खरीद पाएंगे। वाह वाह, ये अच्छा रूल है। क्या बात है, ये बढ़िया, वेरी नाइस। दोनों अच्छे हैं। और तीसरा, और ये और भी बढ़िया है सर कि पिछले 10 दिनों की एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम आपको देखनी होगी, उसका 25% से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे आप। उसका 25%, 10 दिनों का एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, यानी कि अगर 10 दिनों में समझो 10 लाख शेयरों का वॉल्यूम, 10 यानी कि 1 लाख हो गया 10 दिन का एवरेज, मतलब एवरेज 1 लाख हो गया पर डे। बराबर है। 1 लाख का भी 25,000, उससे ज्यादा मतलब आप पर डे नहीं खरीद सकेंगे। क्या बात है, पक्का? जरा वापस पढ़ो इसको। सर पक्की पढ़ रहा हूँ। और इसके बाद वाला तो आपको ये वापस पढ़ो, ये वाला वापस पढ़ो। 10 दिनों की एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम का 25% से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे। वाह, तो आप वॉल्यूम इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। वेरी नाइस। नेक्स्ट में तो सर भाव इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखिए जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगा उसके 1% से ज्यादा के ऊपर का बिड नहीं लगा पाएंगे।
अच्छा हाँ। ओके, तो भाव चल रहा है उससे 1% ज्यादा ऊपर मार के नहीं खरीद सकते, है ना। 60 रुपए का शेयर है तो 60 रुपए 60 पैसे के ऊपर नहीं ले सकते आप। राइट, करेक्ट। जो उस समय की वैल्यू उसी के आसपास लेना। 3500 रुपए का है तो 3535 के ऊपर नहीं ले सकते। ओके। और सर अभी धीरे धीरे देखेंगे कि एक्सचेंज पर बायबैक के लिए एक अलग विंडो हो जाएगी, और क्योंकि बहुत सारे निवेशक जैसे ही सुनते हैं कि ओपन मार्केट के थ्रू बायबैक होने वाला, बड़े निराश हो जाते हैं। तो सेबी ने उनको भी खुश करने के लिए कह दिया कि 1 अप्रैल 2025 से ये ओपन मार्केट बायबैक्स हैं, ये फेज आउट किए जाएंगे, इन्हें बंद कर दिया जाएगा 2025 से। 2025 मतलब फिर आपको टेंडर ऑफर ही लाना पड़ेगा। टेंडर ऑफर ही लाना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया, शानदार है यार ये तो। मतलब ये तो वाकई जबरदस्त, सही मायनों में बायबैक किया जाएगा, है ना। तो ये तो इंटरेस्टिंग चीज है कि बायबैक काफी बेहतर होगा। जैन साहब से जरा राय ली जाए, जैन साहब भी बायबैक के मामलों को बड़ा नजदीकी से देखते हैं। जैन साहब जरा बताएं। देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि गजब का जो सिस्टम्स लाए हैं ये गजब के हैं। मतलब प्री ओपन में इलिक्विडिटी रहती है, फर्स्ट 30 मिनट्स लास्ट 30 मिनट्स में कई बार स्पाइक हो जाती है, या लास्ट में वो एवरेजिंग का भी रहता है। 10 दिन वाला जो आपने 2 बार पढ़वाया आशीष को, वो बहुत बढ़िया चीज है, उसका 25%। और उससे भी बढ़िया जो ये टेंडर ऑफर, क्योंकि हम लोग भी जब ये ओपन मार्केट आता है और टेंडर ऑफर आता है, हालांकि मुझे याद है एक बार इन्फोसिस का हुआ था तो ओपन मार्केट था और जनरली टेंडर ऑफर मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी। तो बट ठीक है, कई बार ऐसा नहीं कि हर कंपनियों का ये रहता है कि वो, क्योंकि बायबैक कई बार क्या होता है ओपन मार्केट भी रहता है तो उससे भी ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं मिलता है। क्योंकि आज जैसे इन्फोसिस में ये पता है कि कंपनी 1750, 1800, 1850, 1850 की शायद बायबैक प्राइस है, वहां तक रेडी है लेने के लिए, तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आता है। बट ओवरऑल 1/4/2025 से अगर टेंडर ऑफर ही आएंगे तो सही मायने में ये एक अच्छा खासा एक टूल हो जाएगा। और जनरली कई हम लोग क्लाइंट्स को और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको हम लोग ये समझाते भी हैं कि प्लीज पार्टिसिपेट इन द मार्केट प्राइमरीली, ज्यादा सेकेंडरी पार्टिसिपेशन मत कीजिए। प्राइमरी का मतलब होता है कि ओएफएस आता है या आईपीओ आता है या बायबैक आता है, इन सब में पार्टिसिपेट कीजिए और फैमिली मेंबर्स के सबके अकाउंट्स खुलवाते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आ सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि हमारे रेगुलेटर्स वाकई में कितने आगे तक के और कितनी कॉम्प्रिहेंसिवली सोच के इन पॉलिसीज को डिवाइस कर रहे हैं। सो जो पिछले 2-3-4 सालों में जो हो रहा है ये गजब का हो रहा है, प्योरली रिटेल इन्वेस्टर्स के पूरे हित की चीज है। और फाइनल पॉइंट्स और भी आएंगे और मुझे लगता है कि और बेहतर करते जाएंगे। ओके, तो अच्छा सिस्टम हो रहा है अनिल जी, काफी सारे बढ़िया बदलाव हैं। बट एसेंशियली ये समझ में आ रहा है कि सेबी नहीं चाहता है कि आप प्राइस या वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस कर पाएं, क्योंकि हम देखते हैं कई सारी कंपनीज में स्पेशली टुवर्ड्स एंड ऑफ बायबैक आपको ऐसे मूव आने चाहिए जब भी वो विंडो बंद हो रही होती है। बट जरा समझाएं सर इसके इम्पैक्ट के बारे में, क्योंकि आईटी कंपनी सबसे ज्यादा बायबैक तो ये करती हैं, उन्हें इम्पैक्ट आएगा या कहीं और? ये देखिए, इम्पैक्ट उन कंपनियों को आएगा जो सांकेतिक बायबैक करती है, मतलब इंडिकेटिव बायबैक, बजाय इसके कि वाकई में बायबैक करना चाहते हैं। इंडिकेटिव सी आईटी कंपनियां बायबैक क्यों कर रही है? आईटी कंपनियां बायबैक इसलिए नहीं कर रही कि उन्हें प्रोमोटर्स की स्टेक बढ़ानी है इनडायरेक्टली, या इसलिए बायबैक नहीं कर रही कि उन्हें अपनी स्टॉक प्राइस को आर्टिफिशियली ऊपर रखना है। राइट। आईटी कंपनियां बायबैक सिर्फ इसलिए करती है कि उनके पास ढेर सारा कैश है और उन कैश की उनको जरूरत नहीं, उनको खरीदने होते खाली कंप्यूटर या फिर अपने एम्प्लॉयज के लिए सुविधाएं वगैरह बनाते हैं, तो बेसिक। उसके अलावा उनके कोई खर्चे हैं नहीं जी। या तो आप बैंक में रखो, म्यूचुअल फंड में डालो, डेट फंड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदो, या फिर उसको वापस शेयर होल्डर को दो। तो शेयर होल्डर को देने का उनका तरीका है और उनका कॉन्सेप्ट है, उनका गवर्नेंस भी है। अब तक शेयर होल्डर को देने के लिए वो इस्तेमाल करते थे डिविडेंड के रूट का, और जब से वो डिविडेंड का रूट आया कि आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का डिविडेंड साल भर में पाते हैं तो फिर आपके लिए डिविडेंड हाईएस्ट स्लेब पर टैक्सेबल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि फिर प्रोमोटर्स को, फाउंडर्स को नुकसान होता है। तो उस डिविडेंड पे ज्यादा टैक्सेशन को बचाने के लिए इन्होंने बायबैक शुरू किया है। उनका इरादा बायबैक के से कोई प्राइस बढ़ाने का, प्राइस होल्ड करने का नहीं है। ये दूसरी कंपनियां हैं जो दिखाने के लिए कि हम बायबैक करें, लेकिन मार्केट ऑपरेशंस इनडायरेक्टली करना चाहती है। इनडायरेक्टली मार्केट ऑपरेशन, ये ऑफिशियली इनडायरेक्ट मार्केट ऑपरेशन से भी समझिए इस बात को। राइट। बात समझिए, दोनों में बड़ा फर्क है। सो इसीलिए ज्यादातर केस में आपने देखा होगा आईटी कंपनियां बायबैक टेंडर ऑफर से करती है। करेक्ट सर, क्योंकि उनको तो शेयर होल्डर्स को देना है। ये जो इनडायरेक्ट प्राइस मैनेजमेंट वाला जो बायबैक है प्रोमोटर, उसके ऊपर सेबी ने तो इतने रेस्ट्रिक्शन कर दिए कि आप प्राइस मैनेजमेंट का आप धीमे धीमे खरीदारी करनी पड़ेगी आपको।
ऐसा है। तो आई डोंट थिंक आईटी कंपनी पर कोई खास फर्क पड़ेगा, और वैसे भी वो तो टेंडर ऑफर से करने वाले ज़्यादातर है। हार्डली अगर 10 में से एक आध 2 कंपनियां आईटी की ऐसी होगी जो ओपन मार्केट करती है। 10 में से 8 आईटी कंपनियां तो सीधा सीधा टेंडर ऑफर में तो सेबी को कोई इशू नहीं है, आप टेंडर ऑफर में आराम से करो। ओपन मार्केट परचेज अगर आप कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से करो, आर्टिफिशियली अपने प्राइस को होल्ड करने की, जैकअप करने की कोशिश में करो, वो है। सो कुछ प्रमोटर ऐसे होते हैं जो उनको पता है जितना मैं बायबैक ऐलान करूं, मेरे ख्याल से बायबैक में मिनिमम 25% या 50% 6 महीने में खरीदना होता है। पहले 25 था, शायद 50 हुआ कि नहीं हो मुझे अच्छे से याद नहीं है, 25 तो पहले था। तो वो कंपनियां प्लान ही ऐसे करके रखती है कि मैं 25 ही खरीदूंगा, बाकी 75 खरीदूंगा ही नहीं। करेक्ट, क्योंकि उनको खाली दिखाना होता है कि भाई भाव 400 चल रहा है, हम 800 रुपए तक ओपन मार्केट। अरे भाई क्या 800 रुपए तक खरीदोगे? 2 दिन में तुम्हारे बायबैक की साइज आधा % है। करेक्ट, 2 दिन में सारा माल आ जाएगा। समझ गया, है ना। तो इसलिए उन लोगों को डंडा मारा है। तो बहुत सही डिसीजन है। हाँ, मुझे नहीं लगता आईटी कंपनियों के लिए कोई फर्क पड़ेगा। बाकी कंपनियां जो नाम के लिए बायबैक कर रही है उन पर असर पड़ेगा, जो काम के लिए कर रही है मस्त रहो, उनके लिए अच्छा नहीं है, और शेयर होल्डर्स के लिए भी अच्छा है। गॉट इट, समझ गया सर। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, और बेस्ट तो यही है 2 साल बाद खत्म ही हो जाएगा, 2 साल बाद ओपन मार्केट ऑप्शन खत्म ही हो जाएगा। तो आखिरी 2 साल ही हैं इसके लिए। Correct. वो भी अच्छे खासे चेंजेस के साथ आए हैं। चलिए, आईटी कंपनीज इन पर्टिकुलर यहाँ पर रखिए नजर। हालांकि जैसा अनिल जी ने कहा, ये बाकी कंपनीज पर ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, स्पेशली छोटे कंपनीज जो थोड़ा मैनेजमेंट करती हैं यहाँ से प्राइस का। जीआर इंफ्रा, जरा इसका चार्ट एक बार पुल अप करिए। कैश स्टॉक्स में आज थोड़ा एक्शन ज्यादा बन रहा है, निफ्टी में तो हम देख रहे हैं कमजोरी बनी हुई है। जीआर इंफ्रा का चार्ट आपको अच्छी मूव दिखा रहा है, करीब 4.5% ऊपर है। स्पाइक फ्रेश अभी इस पर आया है। देखें सुमित जी, जीआर इंफ्रा का चार्ट सर। जीआर इंफ्रा के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, लेकिन स्टॉक का स्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है। स्टॉक ने पिछले 1 महीने के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है, तो ये पुल बैक और एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, जो ऊपर में 1100 रुपए तक देखने को मिल सकता है। जीआर इंफ्रा के अंदर 1100 का लेवल अगर टूटा तो ये 1125 तक भी एक बार देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं। 1050 ये स्टॉक का नीचे में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 1100 से 1125 तक का पुल बैक और बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उसके बाद ही इसमें कोई फ्रेश अपसाइड मूव बनेगा। तो कोई छोटे से मूव के लिए अगर होल्ड करना चाहता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी के लिए वेट करें। ओके, तो ये है आपके लिए जीआर इंफ्रा, जिस पर आपको मूव आ रही है। मैक्स हेल्थ केयर पर अभी एक स्पाइक आया था, लिंडे इंडिया में आ रही है। फिनोलेक्स केबल्स पर भी एक मूव आ रहा है। जरा फिनोलेक्स केबल्स का भी चार्ट पुल अप करें, जरा देखें इसमें क्या चल रहा है। इंडेक्स पर तो आपको गिरावट जो दिख रही है वो दिख रही है। कैश स्टॉक्स पर रखिए नजर, यहाँ पर आपको थोड़ा मूवमेंट फिर भी एक बार दिख रहा है। फिनोलेक्स केबल्स पर एक मूव आती हुई दिख रही है। एक बार जैन साहब से फिनोलेक्स केबल्स की बात भी की जाए। जैन साहब जरा देखें, ये भी मूवमेंट में आ रहा है। 800 का लेवल है फिनोलेक्स केबल्स पर, कुछ करना है इसमें? बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ा मूव दे चुका है। अब मैं फ्रेश खरीदारी की एक बार राय नहीं दूंगा, बट ये स्टॉक मुझे पता है कि जेम्स में मैंने 2021 में दिया था, और उसके बाद बहुत महीनों और साल लगा दिए टारगेट्स अचीव हुए, और अचीव होने के बाद बहुत जबरदस्त निकला। केबल्स के स्टॉक्स में देखिए, ये कंपनी सबसे बढ़िया है। जस्ट कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स और कुछ प्रमोटर्स का वो चल रहा था, इसलिए इस कंपनी को या इस ग्रुप को सस्ते वैल्यूएशन से मिल रहा था। बट आज अगर कोई भी आप चैनल चेक से मैं बोलता हूँ, कुछ भी करेंगे, केबल का नाम आते ही फिनोलेक्स का नाम बहुत ऊपर आता है, और लोग लगाते भी हैं, बिल्डर्स हो या घर में कोई भी लगाते हो। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक जीरो डेट कंपनी, एक बेहतरीन कंपनी, और अभी भी इतना बड़ा मूव किया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप्स अब चलने लगे हैं। मिड कैप इंडेक्स तो अभी भी देखिए सारे अपने एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी वाली एक बार अपने रेजिस्टेंस पे है और 200 डेमा के ऊपर है। स्मॉल कैप थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो बड़ी आइडियाज है ये सब चलेंगे, बट एक बार अब इसको करेक्ट होने दीजिए एक बार, क्योंकि मूव बहुत बड़ा दे चुका। इतना शार्प मतलब अगर आप देखें चार्ट में देख रहा हूं तो 550 से 800 रुपए तक बहुत जल्द, बहुत थोड़े ही समय में हो गया। सो वन शुड वेट फॉर द करेक्शन, थोड़ा रिप्लेसमेंट होने दीजिए। नीचे आए, हर भाव आते हैं, नीचे आते हैं, और अगर अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो दूसरी कोई और अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम। केबल्स में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये है आपके लिए फिनोलेक्स केबल्स, और देखिए स्पाइक भी आ रहा है, थोड़ा एक्शन आ रहा है। कैश स्टॉक्स पर रखिए नजर, यहाँ पर आपको मूव दिख रही है। बट एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इस बाजार का, इस पर भी अनिल जी की भी राय लेंगे, जैन साहब से भी बात करेंगे। जो टैक्स हेवन देश हैं, मॉरिशस हो गया, बाकी केमन आइलैंड्स, ऐसे देश जो हैं, वहाँ से एफपीआईज का निवेश रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। अब क्या है इसकी वजह? क्या ये एडिशनल सर्वेलेंस है या कुछ और फैक्टर्स हैं? क्यों हो रहा है ऐसा? आइए जरा समझते हैं। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर बताइए क्या चल रहा है? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा टैक्स हेवन जो देश है वहाँ से एफपीआई का जो
वहाँ से जो फ्लो है वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुँच चुका है, जैसे कि मॉरिशस हो गया, आइलैंड जैसे कुछ देश है जहाँ पे हमने देखा कि पिछले 12 महीनों में एफपीआई ने करीबन 85,900 करोड़ की बिकवाली की है। फरवरी के महीने में अगर हम देखेंगे ना तो मॉरिशस में एफपीआई का शेयर 5.7% के रिकॉर्ड लो लेवल पे पहुंच चुका था। इनफैक्ट जो टैक्स हेवन देशों से एफपीआई का एयूएम जो होता है ना वो भी रिकॉर्ड लेवल पे रिकॉर्ड लेवल की कमी वहां पर आती दिखी है। फरवरी 2023 में देखें तो 2.5 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है, जो अगस्त 2021 में करीबन 5.3 लाख करोड़ के आसपास था। तो ये एक बहुत बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे दिखेगी एयूएम में। इनफैक्ट जो पहले एयूएम का लॉन्ग टर्म एवरेज लगभग 24% के आसपास हुआ करता था वो अब घटकर 18% के आसपास हो चुका है। तो ये गिरावट क्यों आ रही है? क्योंकि पहले टैक्स हेवन देशों से निवेश के चलते भारत का जो कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता था शेल कंपनीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट जो आती थी वो अब कम होते दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में जो चेंजेस किए थे तो उसका एक इम्पैक्ट अब स्टार्ट हो चुका है, आने लगा है। इसी के साथ साथ जो यूएस, यूके, नॉर्वे और जापान जैसे फंड्स हैं उनके इनफ्लो में बढ़ोतरी फिलहाल नजर आ रही है। फरवरी में देखेंगे तो यूएस का जो एयूएम है, एयूएम का जो शेयर है, जो उसका जो शेयर होता है वो 42 लेवल के रिकॉर्ड हाई पर नजर आ रहा है। पिछले 5 सालों में लगभग 35% और पिछले 1 साल में ये आंकड़ा करीबन 39% के आसपास था। और फरवरी में इनफैक्ट एफपीआई का जो एयूएम है वो 44 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो 2-3 रीजन से वहां से पैसे बाहर बिकवाली दिख रही है मॉरिशस और टैक्स फ्री की तरफ से, लेकिन जो यूएस और यूके की तरफ से जो डेवलप्ड नेशन से जो रेगुलेटरी मार्केट से वहाँ से इनफ्लो आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इनफैक्ट जो टैक्सेशन के चलते जो शेल कंपनीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट आता था वहाँ से एक रोक लगी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट अब नजर आ रहा है। तो ये सरकार की तरफ से, सभी की तरफ से जो कदम है उसका भी इम्पैक्ट है। और जो रेगुलेटेड मार्केट से वहाँ से इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो बाकी के जो टैक्स फ्री है उसके चलते वहाँ पे बिकवाली नजर आई है। तो बेसिकली इम्पैक्ट आ रहा है जो कदम लिए गए हैं। जैन साहब, कोई आपकी राय इस पर? सरकार की तरफ से, सभी की तरफ से जो कदम रहे हैं, थोड़ा क्लीनअप बेसिकली चल रहा है। अभी बायबैक में भी हम देखा क्लीनअप चल रहा है, यहाँ पर तो और ज्यादा क्लीनअप की जरूरत है और एफर्ट्स आ भी रहे हैं उसकी तरफ से। सर नहीं, बिल्कुल देखिए ये बहुत अच्छी चीज है कि यूएस, यूके, नॉर्वे गजब की कंट्री और वहां का तो फंड आई थिंक सबसे बड़ा फंड है। जापान क्वालिटी, मतलब ये एफआईआईज, एफपीआईज है जहां से आ रहे रेगुलेटेड मार्केट्स है। और कैपिटल गेन्स देखिए, वो जो टैक्स का हेवन था, डीटीए, काफी चेंजेस अभी हर बार कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं, उन सब का ये इम्पैक्ट दिख रहा है। सो आई फील, और कुछ देखिए ओवरऑल कई बार हम लोग एफआईआईज बोलते हैं कि एफआईआईज की ये स्टेक है, ये है, उसमें अगर आप देखेंगे तो कई एफआईआईज ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में वो एफआईआईज होते नहीं है। और ठीक है, मतलब अब और उनके नाम होने से थोड़ा डर लगने लग जाता है कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो ये क्वालिटी के एफआईआईज में भी क्वालिटी देखनी पड़ती है, एफपीआईज में भी आपको क्वालिटी देखनी पड़ती है, कौन कहाँ जाके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये अगर एफआईआईज इसमें इन्वेस्टेड है तो हम देखते हैं कि इनकी कंपनियां बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है, तो वी विल नॉट ट्राई टू टच दो स्टॉक्स। वैसा मैं करता हूं, मतलब मैं वेरी फ्रैंकली। सो ओवरऑल कंप्लायंस का स्टैंडर्ड्स जो बढ़ा इंडिया में, और ओवरऑल जो रेगुलेशन सरकार लाई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री लाई है, सेबी लाई है, आरबीआई लाई है, उन सब का देखिए ये इम्पैक्ट है। और जो आर्बिट्राज था वो खत्म होना ही था एक ना एक दिन, और अब मुझे लगता है कि और बढ़िया है कि हमारे जो यूएस, यूके, नॉर्वे, जापान, इनके अगर एयूएम्स बढ़ते हैं तो आई थिंक द एफआईआई मनी इज कमिंग और क्वालिटी मनी इज कमिंग। और कई बार ऐसा लगता था, पता नहीं मुझे, बट कि हो सकता है प्रोमोटर्स के ही फंड्स जा रहे हो इंडिया से और वहां से लूट हो रहे हो, ये सब सुनने को मिलता है। आई एम नॉट अ वेरी ग्रेट एक्सपर्ट, जस्ट दैट की एक फीलिंग आती है। तो ये है पूरा और ऐलान मतलब सरकार की तरफ से जो कदम है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट भी ला रहा है। बाय द वे, टाटा मोटर्स पर रखिए नज़र, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की जी अभी आप बात कर रहे थे, अशोक लेलैंड पर भी रखिए नज़र, जेबीएम ऑटो पर भी रखिए नज़र। महाराष्ट्र सरकार का आज बजट पेश हो रहा है और अभी अभी वहीं से अपडेट आ रहा है। फडणवीस साहब ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने वाली है। ये अभी अभी आपकी स्क्रीन पर खबर फ्लैश हो रही है। जेबीएम ऑटो देखिए स्पाइक बेस पर आ रहा है। टाटा मोटर्स पर भी रखिए नजर। अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स ने अपना कुछ कॉन्ट्रैक्ट में इश्यूज हुए थे इलेक्ट्रिक बसेस को लेकर, बट डेफिनेटली जो बाकी इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाली कंपनीज है, स्पेशली जेबीएम ऑटो, इसके लिए खबर है 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस। हाँ, और साथ ही इलेक्ट्रा है 20%, इसीलिए आज ऊपर है। तो ये बड़ी खबर आती दिख रही है।
महाराष्ट्र सरकार अपने बजट में ये ऐलान करती है। आज ही महाराष्ट्र में बजट पेश किया गया है और उन्होंने 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान किया है और इस खबर के बाद ही ये सारे स्टॉक्स आपको एक्शन में आते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। जेबीएम ऑटो मेरे ख्याल से हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में आज सुबह शिवांगी जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी था और एक आध दिन पहले जहाँ तक मुझे याद है सबकी रिकमेंडेशन। और जैन साहब एक बार जैन साहब से ही राय ली जाए। जैन साहब बताएं सर। हाँ देखिए, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में ये स्टॉक कुछ दिन पहले इसका जिक्र जरूर किया था, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अब एक बहुत बड़ा मूव आ चुका है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगेन मैं यही बोलता हूँ कि मार्केट्स में कई अच्छे चले हुए स्टॉक जब करेक्टेड लेवल्स पे मिलते हैं तो वहां पे एंट्री ले। अभी थोड़ी देर पहले जब फिनोलेक्स की बात होती थी तब भी मेरा ये स्टेटमेंट था। तो न्यूज आ गई है, बट ये बहुत बड़ी न्यूज है कि इतने, और प्लस पहले भी कुछ ऑर्डर्स और भी आए हैं दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स के और ये इलेक्ट्रिक बसेस को लेकर। सो इसीलिए सारे स्टॉक्स बहुत आज आग लगी हुई एक तरीके से, तो मैं यही बोलूंगा। सो थोड़ा करेक्शन होने पे ही लेने की कोशिश करें। आज अब एक बार ऑलरेडी ओवरहीटेड हो चुका है, न्यूज आ गई, एवरीथिंग इज नाउ डिस्काउंटेड। सो करेक्शन आए, रिट्रेसमेंट आए तो उस टाइम पे एंट्री लेने की कोशिश करें। आज की तो जो मूव आनी थी वो आ गई है, अब एंट्री का इंतजार करें और एंट्री के लिए एक बार चार्ट्स पर चेक भी ले लें। हिमांशु जी जरा लेवल्स बताएंगे, जैसे कह रहे हैं जैन साहब कह रहे हैं अब खरीदने की बात नहीं है, बट किधर सपोर्ट दिखता है, अगला डिप अगर आए तो एंट्री के लिए अच्छे लेवल्स कहाँ मिलेंगे सर? दीप देखिए, मोमेंटम ट्रेड के लिए तो मुझे लगता है अभी भी 640-42 के लेवल्स हैं। तो 600 अगर 35-630 तक कोई डिप मिलता है तो वहां पर खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि मेरा मानना है कि जहां पर चार्ट प्लेस्ड है, जो पोजीशनिंग है स्टॉक की, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि स्टॉक शायद आपको नया हाई, ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आ सकता है आने वाले 1 से 2 दिनों में, जो कि लगभग 665-670 रुपए के ऊपर का है। तो मेरा मानना है कि ऑफकोर्स दिन के पास तेजी की पोजीशन है। 595 रुपए का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं, बने रहें। बहुत एग्रेसिव शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए अगर यहाँ पर कोई खरीदारी करता है तो मुझे लगता है कि 615 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए जेबीएम ऑटो, जिस पर आपको एक्शन ज्यादा इस समय बनते हुए देख रहे हैं। अच्छी खबर आई है, सरकार, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 5000 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर दिया जाएगा, बजट में आपको दिखाया। इस बीच 17,600 अभी निफ्टी ने तोड़ा है, थोड़ी देर पहले नीचे आया है उस लेवल के। आई थिंक बैंक्स में थोड़ी ज़्यादा बिकवाली हुई है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी 41,250 के नीचे आया है और उस प्रेशर से आप देख रहे हैं कि सेलिंग अब निफ्टी को नीचे लेकर जा रही है। तो बैंक सारे के सारे फिसल रहे हैं। आरबीएल बैंक देखिए आज 3.5% टूटा है। आज इस काउंटर में कुछ ज़्यादा ही परेशानी बनती हुई दिख रही है। टॉप लूजर भी है बाकी बैंक्स के अगर बारे में बात करें तो। बंसी जी, आरबीएल बैंक 160 के भी नीचे आया सर, क्या चल रहा है स्टार्ट में? दीपांशु, चार्ट इसके डिस्टॉर्टेड हैं। इनफैक्ट इसका चार्ट निफ्टी बैंक से पहले खराब हुआ है और टेक्निकली यहाँ पर जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, शॉर्टिंग की राय है। ऊपर में 163, 164 एक हर्डल बना हुआ है, नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और टेक्निकली स्टॉक नीचे में 154, 155 पर गिर सकता है। तो बिकवाली की राय है, एसटीबीटी करके चला जा सकता है आरबीएल बैंक के अंदर। बैंक कल मैंने आपको कल के 2000 में कहा भी था 161.50 का स्टॉप लॉस दिया था। अगर आपने नहीं लगाया तो स्टॉप लॉस को फॉलो करें। हालांकि पहले टारगेट पर पहुंचा जरूर था, पहले पर पहुंचा था 168 हाफ के आसपास पहुंचा था, वहां से वापस नीचे भी आया। लेकिन या तो कॉस्ट का स्टॉप लॉस या फिर 161.50 का स्टॉप लॉस जो दिया था वो आप फॉलो जरूर करें स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ जिस तरह से वॉलेटाइल है तो आपको स्टॉप लॉस 5-7 मिनट में कुछ ज्यादा। हाँ, अभी आखिरी कुछ मिनटों में ठीक है। वो एक्चुअली वो एक्सपायरी का थोड़ा बहुत एक्शन तो रहेगा ही कि जिस तरह की पोजीशंस बनी है, तो आखिरी 15 मिनटों में हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। 3 बजे के पहले अगर आप उस लेवल को तोड़कर नीचे बंद होते हैं तो फिर आपके लिए निर्णायक तौर पर और एवरेज काफ़ी नीचे आ जाती है। लेकिन 3 बजे के बाद तोड़े तो एवरेज लगभग 17,600 के आसपास 5-25 पॉइंट ऊपर नीचे वैसी रहेगी, तो बहुत ज़्यादा मतलब चिंता की बात नहीं। देखते हैं। और थोड़े से डाउ फ्यूचर्स भी डीप नीचे आए, 65 पॉइंट नीचे अब हो गए। ओके, तो ये है आपके लिए वीकनेस, थोड़ी ग्लोबल वीकनेस, थोड़ी हमारी वीकनेस। बैंक्स में सेलिंग प्रेशर आते हुए दिख रहा है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, सेल स्टॉक ही रडार पे है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 400 रुपए और स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई अप्रूव। और इस स्टॉक के लिए मैंने पहले भी कहा है कि इसमें बिकवाली हुई है शुरू, और ये स्टॉक में अभी भी मेरे को लग रहा है कि और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। आईसीआईसीआई अप्रूव के अंदर नीचे में 390 रुपए से लेके 380 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, कंटिन्यूसली दबाव देखने को मिल रहा है। आज भी स्टॉक में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है और पिछले 3-4 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। आईसीआईसीआई अप्रूव में
408, 410 ये स्टॉक का अभी इमीडिएट ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो ये स्टॉप लॉस होगा 410 रुपए का। नीचे के अंदर 390 रुपए का पहला टारगेट होगा, 380 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग के लिहाज से 2-4 दिनों के लिए बिकॉली करके काम करें आईसीआईसीआई प्रू में। आईसीआईसीआई प्रू इस पर आपको बिकॉली हुई शुरू। हाँ वैसे सुमित जी की तो कल ही हो गई थी शुरू। सुमित जी की आज सुबह हुई थी। आज सुबह हुई है। आज सुबह पीवीआर से बिकॉली शुरू की थी सुमित जी ने, और उसके बाद गेल में, कॉनकोर में और आईसीआईसीआई प्रू, ये है स्टॉक सुमित जी की तरफ से बिकॉली वाले, एक के बाद एक धड़ाधड़ आते हुए। सुमित जी डिक्सन टेक पर कोई अपडेट? कल सेल कॉल दी थी क्लोजिंग शो में, आज बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है डिक्सन टेक में, क्या करना है उसमें अपडेट दें। 2830 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, कल के 2825 का जो टारगेट था एग्जैक्टली आज उसका लो बना है इसने। बिल्कुल दीपांशु, कल के सेशन में डिक्सन में सेल का व्यू दिया था और स्टॉक वहां से 100 रुपया 120 रुपए के आसपास करीब नीचे है, तो अभी और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2800 का लेवल टूटने के बाद 2750 रुपए तक के लेवल डिक्सन में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने भी कल सुन के ट्रेड लिया था 100% वो भी प्रॉफिट में है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें और अगर प्रॉफिट से सेटिस्फाइड है तो बुक भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक अभी वीक है। 2750 तक के लेवल डिक्सन में देखने को मिलने चाहिए। 50 तक के लेवल, यानी से यहाँ से भी 80 रुपए की गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। कल के सेल कॉल के तो दोनों टारगेट्स आ गए सुमित जी के, बट अब यहाँ से उन्हें और वीकनेस इस पर आती हुई दिख रही है। डिक्सन टेक आपको वीक होते हुए दिख रहा है इस समय। वीकनेस पीवीआर में भी फ्रेश आती हुई दिख रही है। एसबीआई लाइफ आपको फिसलते हुए दिख रहा है, इस पर भी गिरावट बनी है। आरती इंडस्ट्रीज में भी वीकनेस आ रही है, तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर इस समय पड़ रहा है। आइए लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी। सर थोड़ी सेलिंग अमेरिकी फ्यूचर्स में भी आई है, 65 अंक नीचे डाउ फ्यूचर से, बट ज्यादा परेशानी आज नैस्डैक फ्यूचर्स दिखा रहे हैं, जहां पर आपको 70 अंकों की गिरावट है और परसेंटेज वाइज थोड़ा कट डीप दिख रहा है नैस्डैक फ्यूचर्स में। यूरोप में भी आपको आधे से 0.1% की गिरावट आती हुई दिख रही है, तो कमजोरी ग्लोबल स्क्रीन पर बढ़ रही है। हम भी नीचे, और जो लेवल्स आप बात कर रहे थे उसके थोड़ा नीचे आए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर उन लेवल से थोड़ा नीचे आए। 17,600 के आसपास की क्लोजिंग मिलेगी, शायद 5-10 मिनट ऊपर नीचे मिले, वो एक अलग बात है, क्योंकि आखिरी 10-15 मिनटों में कमजोरी आई है। 3 बजे के पहले ही 17,600 तोड़ देते, तब तो 17,600 के नीचे के उसके आसपास है, तो आप एकदम ट्रेडिंग रेंज के क्लोजिंग बेसिस पे जो लोअर एंड है वहाँ पर बंद हो रहे हैं। 41,250 के आसपास बैंक निफ्टी पर आप बंद होने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जिन लेवल्स पे वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखें, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपके पास 17,400 ये पुट होना चाहिए। शॉर्ट है तो 17,700 का कॉल लेकर अपने आप को हेज कर सकते हैं, 17,800 का अगर आप हेज करना चाहें। थोड़े से नेस्डैक और डाउ फ्यूचर्स 75 पॉइंट नीचे है। देखते हैं अमेरिका में किस तरह का ट्रेड होता है। आजकल कहना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिकी बाजार भी दिन के दौरान वॉलेटाइल काफ़ी हो रहे हैं। तो उसके बेसिस पे और ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर जब आप बंद हो रहे हो तो फिर आप वापस थोड़ा भी ग्लोबल अगर अच्छा हो गया, आज वीकली एक्सपायरी में थोड़ी लॉन्ग पोजीशन हल्की हो गई, तो कल वापस उछलने का भी मौका बन जाता है। तो मेक और ब्रेक वाले लेवल पे जब बंद हो रहे, तो जितना आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ पोजीशन हल्की रखेंगे उतना बढ़िया है। बैंक निफ्टी अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 41,000 का आपके पास पुट होना चाहिए, और शॉर्ट है तो 41,600 का कॉल ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज करके चल सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं। फ्रेश पोजीशन कल बनानी फ्रेश पोजीशन, ठीक है तो हेज करिए, फ्रेश पोजीशन कल बनाइए। कमज़ोर तो बाजार दिख ही रहे हैं, इसका तो कुछ डिनाई आप कर नहीं सकते, और वीकनेस भी इस समय बढ़ती हुई दिख रही है। एसबीआई लाइफ का कट थोड़ा डीप हो रहा है, अब 3% का कट एसबीआई लाइफ में इस समय दिख रहा है। कुणाल जी, वीकनेस एसबीआई लाइफ 1100 के नीचे आया सर, जरा देखें इसे। देखिए बिल्कुल गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से एक ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन बड़े सपोर्ट भी बहुत दूर नहीं है दीपांशु। मुझे लगता है कि 1080 पर अगला पड़ाव है, और वो लेवल इतनी आसानी से नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है 1080 से लेकर के 1060 के बीच में स्टॉक को कंसोलिडेट करना चाहिए। तो गिरावट जरूर है, लेकिन कोई बहुत बड़ा इसमें ब्रेकडाउन हो गया ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो नीचे के लेवल्स पर इसमें वापस से बाइंग सपोर्ट आता दिखेगा। तो ये है आपके लिए एसबीआई लाइफ, यहाँ पर आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज टूटा है, 2.5% का कट रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी दिख रहा है। हिमांशु जी, रिलायंस के चार्ट पर कोई राय सर? आज बल्क ऑफ जो निफ्टी का प्रेशर है उसमें रिलायंस का भी अच्छा खासा योगदान है। दीप, मुझे लगता है सुबह से ही बाजार में जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो रिलायंस की तरफ से ही है। खुलने के साथ लगातार यहाँ पर वीकनेस बनती हुई नजर आई।
बट अगर मैं चार्ट देखता हूँ दी, तो अगर मैं देखता हूँ तो 2310 2320 से जो रैली बनी थी और जो 2420 तक स्टॉक गया था, उसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो रिट्रेसमेंट का वो लगभग इन्हीं लेवल्स पर बनता है, 2350 2345 के आसपास। तो मुझे लगता है कि फिलहाल इस लेवल पर फ्रेश शॉट करना एक सेंसिबल डिसीजन शायद ना हो। मुझे लगता है कि कल तक का वेट किया जा सकता है, और अगर इस लेवल से वापस से स्टॉक सपोर्ट लेकर कल मूव करना शुरू करता है तो हो सकता है इस लेग में आप स्टॉक को 2420 तो जो प्रीवियस हाई था, अभी इस स्विंग का हाई था, वो भी स्टॉक निकालता हुआ नजर आए। ओके, तो ये आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां पर आपको रखनी है नजर। वीकनेस में बड़ा योगदान इस काउंटर का आ रहा है और आज तो कट्स भी काफी डीप है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। आईसीआईसीआई बैंक पर भी एक वीकनेस है, एक चार्ट चेक आईसीआईसीआई बैंक का भी ले लिया जाए। बंसी जी जरा बताएं, आईसीआईसीआई बैंक 860 के नीचे, अब इसके अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? डेज लो पर ये भी है। इसके अंदर भी अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन के लोस के नीचे निकला है, बट यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट दीपांशु 850 851 के अराउंड है, 855 के अराउंड चल रहा है, 3-4 रुपए नीचे मेजर सपोर्ट है। तो जो लेके फंसे हुए हैं 850 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहने की राय है। तो ये है आपके लिए राय आईसीआईसीआई बैंक पर। आइए, जय ठक्कर है तैयार, बिगुल है तैयार, वक्त है कैश का ऑप्शन लेने का। जय, पहले तो बधाई, आज सुबह 17,700 का पुट ऑप्शन आज ही की एक्सपायरी का आपने जो दिया, बहुत ही शानदार। 85 और 100 रुपए के टारगेट, आई एम श्योर उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गया होगा। बताएं, पहले तो अपडेट भी दें और फ्रेश कौन सा ऑप्शन अपडेट करना है। गुड आफ्टरनून जी, बिल्कुल अनिल जी, जिसने भी लोग 17,700 का पुट ऑप्शन रखा उसको अच्छी प्रॉफिट, अच्छा मुनाफा वहाँ पर होता रहेगा। अनिल जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रा बैट लेनी चाहिए 17,650 के स्ट्राइक का। 16 मार्च की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 17,650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो भी ट्रेड कर रहा है 85 रुपीज पे एनर्जी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा ऑन द लोअर साइड एट 43। तो 85 पर खरीदे, 43 का एनर्जी स्टॉप लॉस बन रहा है। पहला टारगेट जो बन रहा है वो है 128 का, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 155। तो 128, 155 ये दो टारगेट्स के लिए आप 17,650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदिए। कॉन्ट्रा बैट एनर्जी 600 के लेवल इंपॉर्टेंट है कल के एक्सपायरी के लिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी 600 एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, टेस्ट करने का नहीं, बड़ी एक्सपायरी है तो 600 की थोड़ा बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरी 600 के ऊपर आपकी एक्सपायरी देखने मिले आपको के करीब करीब वही लेवल से आसपास देखने मिले। तो ये लेवल के नीचे अगर एक और दिन जाता है, टिकता है, तो डेफिनेटली इग्नोर करते हैं, फर्दर कंटिन्यूएशन होगा, ये लेवल से आपको फिर से बाउंस बैक आते हुए और ये अपसाइड 17,700। तो जय की तरफ से तो बाय कॉल आ रही है और भरोसा है जय का कि अब जो सेलिंग आज की होनी थी हो गई थी। अगली एक्सपायरी की, अगले हफ्ते की एक्सपायरी की 17 मार्च की एक्सपायरी का अब आपके लिए जय की तरफ से माफ कीजिए 16 मार्च की एक्सपायरी का जय की तरफ से अब ये कॉल ऑप्शन आपके लिए आते हुए दिख रहा है। तो चलिए 85 में खरीदिए 17,650 की कॉल और उसको फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक दो फाइनल कॉल्स भी ले लेते हैं जाने से पहले। आज बढ़िया रिवाइवल रहा है मन्नापुरम। अगेन कल भी बात हुई थी, परसों भी थोड़ा मूवमेंट था। जय, एक बार मन्नापुरम का चार्ट आप भी देखें, 117 के लेवल पर क्लोज हो रहा है और कल की तेजी में इसने अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया, आज की वीकनेस में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करा। वायदा कारोबार का टॉप गेनर है आज। बिल्कुल, इनफैक्ट काफी दिनों से अगर आप देखें तो अच्छा माउंट हमें देखने मिल रहा है। तो मन्नापुरम में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस अभी आ चुका है ये स्टॉक में, बाजू में लगभग 120 के आसपास। तो 120 के आसपास आपको देखने मिलता है, फिर से आई थिंक प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रदीप, अगर 120 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन कर गया एक दो दिन के ट्रेडिंग सेशन में, देन दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 135। 135 यानी कि 10% से भी ज्यादा और मूव आपको देखने मिलेगा 120 के ऊपर। तो मैं जी एक क्विक कॉल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखते हैं, आज इसमें एक ब्रेकडाउन आया है, अगले लेवल जरा बता दें सर इसके लिए। आपने सही वर्ड यूज किया, ब्रेकडाउन। स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन है दीपांशु। स्टॉक के अंदर पिछले कई दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं और आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउनसाइड की तरफ ये फॉर्म हो रही है। स्टॉक के अंदर अभी जो इमीडिएट नीचे में सपोर्ट है 1970 1970 का है। 1970 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक में गिरावट और बढ़ेगी और फिर नीचे में 1925 से 1900 रुपए तक के लेवल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन रहा है 2025 का है। जब तक स्टॉक 2025 के ऊपर जाएगा नहीं तब तक इसमें बाइंग मोमेंटम बनेगा नहीं।
1970 का लेवल टूटने के बाद 1925 से 1900 रुपए तक के लेवल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। तो जिसको बाय करना है थोड़ा वेट करें, या तो नीचे में बाय करें या ऊपर में जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आएगा उसके बाद बाय करना, या फिर ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया तो वहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। बड़ा ब्रेकडाउन बालकृष्ण में आया है। कमजोरी बाजार ने दिखाई है कल की 2 दिन की बढ़िया गेंस के बाद, इनफैक्ट 3 दिन की बढ़िया गेंस के बाद अब थोड़ा रिवर्सल आपको बाजार आज दिखा रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस टॉप लूजर था, शॉर्ट टर्म एएसएम में भी आ गया है 5% का कट। अदानी पोर्ट्स में भी आपने 3% की कमजोरी देखी है। कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज में बड़ा कट रहा है, इसकी वजह से बाजार में प्रेशर आया। आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, टीसीएस जैसे दिग्गजों में भी आपने कमजोरी देखी जो ओवरऑल वीकनेस को ऐड ऑन कर रहे थे। एसबीआई लाइफ, एमएनएम, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, टाइटन, कोटक बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, एचडीएफसी लाइफ, डिवीज और एचयूएल, यहां पर भी आपने गिरावट देखी है। होल्ड आउट करा है टाटा स्टील ने, इनफैक्ट बाकी मेटल्स भी आज स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। एलएनटी में जबरदस्त रिपोर्ट आई है कल, वहां से एक्शन अच्छा दिख रहा है। सीएलएसए की दमदार रिपोर्ट, 1000+ के टारगेट भारतीय एयरटेल पर थे, वो स्टॉक ने आउट परफॉर्म करा है। एक्सिस बैंक ने खरीदारी करी है, एचडीएफसी बैंक ने भी होल्ड आउट करा है, हालांकि बैंक निफ्टी 350 पॉइंट के कट के साथ आपको बंद होते दिखा है। वायदा कारोबार में बड़ी कट्स आपको आती दिखी। आरबीएल बैंक, बालकृष्ण जिसकी बात हो रही थी, डिक्सन टेक, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, जीएनएफसी, अपोलो टायर्स, आईसीआईसीआई प्रू, अंबुजा सीमेंट, कॉनकॉर, इंडस टावर्स, जी एंटरटेनमेंट, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, इसके साथ ही वोल्टास, मैक्स फाइनेंशियल, डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, एस्कॉर्ट्स, टीवीएस मोटर्स, यहां पर भी आपने वीकनेस देखी है। खरीदारी थोड़ी सी रही है मनापुरम में 2.5% ऊपर, एसबीआई कार्ड्स, डेल्टा कॉप जहां पर सुबह ब्लॉक डील भी हुई थी, श्रीराम, आरईसी, फर्स्ट सोर्स, गुजरात गैस, कैनफिन होम्स और महानगर गैस, यहां पर भी एक्शन दिखाए। तो अनिल जी 1-2 सेक्टर्स हैं, चुनिंदा ऑयल एंड गैस और चुनिंदा मेटल काउंटर्स ने होल्ड आउट करा, 1-2 और कमोडिटी प्लेस ठीक थे, बट अदरवाइज एक्सपायरी के दिन प्रेशर है, जो आज सुबह बात भी हो रही थी, प्रेशर आ सकता है, हुआ है। 17,600 के जस्ट नीचे प्रोविजन क्लोज और 41,250 के थोड़ा नीचे बैंक निफ्टी की प्रोविजन। हाँ, तो क्लोजिंग बैंक निफ्टी की तो 41,250 के ऊपर ही आएगी और निफ्टी 17,600 के बेहद करीब बंद होता हुआ आपको नजर आएगा। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस, और गुरुवार के दिन सबकी नजरें होती है बाजार बंद होने के बाद भी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि बात दुनिया की हमारा विशेष शो आपके लिए लेकर आता है और उसका इंतजार सबको रहता है कि कौन कौन सी दुनिया भर की दिलचस्प कहानियां हैं जो आज के शो में होगी 4:30 बजे। आइए पहले दिखाते हैं आपको एक झलक। ब्रिटेन में क्यों पड़ा सब्जियों का अकाल? 350 साल पहले कैसे होती थी ब्रेन सर्जरी? आखिर धरती से क्यों दूर जा रहा है चांद? चीन की पुलिस में गिलहरियों की भर्ती का राज। कहां चल पड़ा है नींद पूरी करने के लिए छुट्टियां लेने का ट्रेंड? बात दुनिया की में इस बार देखिए एक से बढ़कर एक रोचक खबरें, आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। भाई साहब गजब की स्टोरी, आज तो जबरदस्त, बहुत बढ़िया। मुश्किल काम है, ब्रिटेन में सब्जियों का अकाल क्यों है और 350 साल पहले दिमाग की ब्रेन की सर्जरी कैसे होती थी, चांद की धरती से दूरियां क्यों बन रही है, नजदीकियां कम क्यों हो रही है, और चीन की पुलिस ने गिलहरियों को भर्ती किया है, और आखिरी सबसे प्रिय सोने के लिए यानी कि नींद निकालने के लिए छुट्टियों का ट्रेंड कहाँ होता दिखा है। जी बताएं, सबसे पहले कौन बताना चाहेंगे अपनी पसंद की स्टोरी? जी जैन साहब। देखिए पहले तो वो नींद पूरी करने के लिए जो छुट्टी वाला है, ये गजब का, ये न्यूज मजेदार है। ऐसा लगता है कई बार मुझे भी लगता है कि सैटरडे और संडे कुछ करे नहीं, कहीं जाए नहीं, बस घर में बैठे रहे, सोए रहे, तो वैसा कुछ आएगा तो बहुत बढ़िया बात है। और दूसरा जो चीन की जो पुलिस की जो गिलहरी है, आज अनिल जी आपने एक सुबह ट्वीट किया था और आपने मार्केट का वो पूछ रहे थे कि क्या नेचर का मार्केट है, कौन से जानवर से कंपेयर करें, तो मेरे दिमाग में गिलहरी और कैमेलियन यानी कि गिरगिट, तो फिर मैंने गिरगिट का आंसर किया कि गिरगिट जैसा रंग बदल रहा मार्केट, तो ये उससे मुझे वो याद आ गया। बाकी तो ठीक है, 350 साल पहले वाली न्यूज, ऑल आर वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज, मजा आया सुन। नहीं दूसरा तो ठीक है, जय अभी जाकर आए थे जयपुर और उन्होंने फोटो भी डाली कि आफ्टर पार्टी पान पार्टी वाला है ना। तो जय आपको लगता है कि जैन साहब को अगर सोने की छुट्टी मिल भी जाए तो भी ये सोएंगे या जाके पार्टी करेंगे? इनकी ये सोने वाली प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं है, कोई चांस ही नहीं है।
अनिल जी जरा भी चांस नहीं है, डेफिनेटली पार्टी करेंगे वो और पानी खाएंगे। और अनिल जी मैं आपको बताता हूँ, मैंने उनको पूछा भी कि आपका ये राज क्या है कि आप इतने फ्रेश दिखते हैं, आप पार्टी इतना करते हैं, तो कैसे पॉसिबल है? तो मुझे उन्होंने एक राज भी बताया और बहुत ही सिंपल सा चीज है, दूसरा सिंपल सा मुझे बताया कि आप सुबह सुबह बस 1 लीटर गर्म पानी पी लो तो आपको लगेगा कि आपकी कल पार्टी है। सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी बस? 1 लीटर। अच्छा। और योगा? वो जय बताएंगे नहीं ना मेहनत वाला काम नहीं बताएंगे ना, पानी पीने में मेहनत का। योगा भी बोला था जय आगे या नहीं बोला? सही कहा, वो 1 लीटर गर्म पानी और योगा, क्या बात है, वाह, वेरी गुड। अच्छा, और किसी को कोई स्टोरी पसंद आई तो बताइए, नहीं तो मैं आगे वाली इस पर बढ़ता हूँ, आज की आगे की कार्रवाई पर। तो चलिए, ये है हमारी बात दुनिया की आज का विशेष शो, मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा आज के और कुछ विशेष कार्यक्रम जो होंगे आपके लिए, मनी गुरु भी होंगे, इंडिया 360 डिग्री के भी शोज होंगे।